अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सनिया शाह और आज हम रीड करने जा रहे हैं दिलदारम की एपिसोड नंबर 16। तो चलो स्टार्ट करते हैं। दिलदारम बाय रिचा एपिसोड नंबर 16। हाँ, सारी तैयारी मुकम्मल है, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। आज रात हर हाल में निकलना है इस डकैती पर। वो कमरे में दाखिल हुआ तो फ़ोन पर मसरूफ था। यकीनन बाला से बात हो रही थी जो शहर से वापसी के सफ़र पर था। हाँ सरदार, सब कुछ तैयार है, लेकिन मुझे ये काम खतरनाक लग रहा है। हमें कुछ इजाफी इंतजाम कर लेने चाहिए। मुझे लग रहा है कि हमें वहाँ पर एक दफ़ा अपने किसी खबरी को भेजकर इन्फॉर्मेशन ले लेनी चाहिए। नहीं, जुमरू के सिवा किसी पर एतबार नहीं, और वैसे भी वो इस वक्त ऐसी हालत में नहीं कि हम इसे वहाँ पर भेज सकें। फिक्र की कोई ज़रूरत नहीं, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। अभी हमें सिर्फ रात की रकेटी पर फोकस करना होगा। आज हर हाल में निकलना है। इसकी आवाज़ हर दर्जे दबी हुई थी, जैसे दीवारों को भी सुनने का शक हो। और कमरे के कोने में दुआम नमाज़ पढ़ने में मसरूफ़ थी। नमाज मुकम्मल करके जब इसने दुआ के लिए हाथ उठाए, सरदार अब भी फ़ोन पर बात कर रहा था। दिमाग ख़राब है क्या, समझ नहीं आ रहा। परसों 7 तारीख है और इससे पहले हमें वो पैसा अस्पताल पहुंचाना है, चाहे मेरी जान ही चली जाए। मुझे परवाह नहीं बाला, मुझे बस पैसा वहाँ पहुँचाना है किसी भी हालत में, और बस। अचानक किसका जुमला दुआम के कानों में पड़ा और दुआ के लिए उठे हाथ इस एक लम्हे को लरस गए। क्या वो वाकई इतनी खतरनाक डकैती पर जा रहा था जहाँ जान का खतरा हो सकता था? तुम कभी ले आओ, रास्ते में मुझे मशवरे देने की ज़रूरत नहीं है। फ़ोन बंद करते हुए बिस्तर पर फेंकता कमीज़ के बटन खोलने लगा। दुआम इसे खामोशी से देख रही थी। डाकू जी, किस डकैती पर जा रहे हैं आप, जहाँ इतना ज़्यादा खतरा है? इसने अपनी दवा मुकम्मल करते हुए अपनी जगह छोड़ी और इसके करीब आकर अपनी सारी दवाओं के हिसार में इसे रखते हुए इसके चेहरे पर फूंक मार दी। वह इसकी महक पर बेसाख्ता मुस्कुरा दिया था, लेकिन चेहरे पर एक लम्हे को गंभीर साया सा लहराया। अरे कोई खतरा नहीं है सज्जन साईं, ये तो बहाने मार रहे हैं। बाला तो बिगड़ता ही जा रहा है। जुमरू की चोट के बाद तो जैसे काम से भागने की आदत सी हो गई है इसे, और वैसे भी जिसके पास इतनी खूबसूरत दवाएं हो, इससे क्या हो सकता है? वह मुस्कुराते हुए इसकी कमर में बाहें डालकर इसे अपने करीब ले आया और साथ ही इसकी गर्दन पर प्यार से चूम डाला। मुझसे झूठ मत बोले, आप मत जाए वहाँ। अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? मैं नहीं जाने दूंगी आपको इस डकैती पर। वो इसकी सीने से लिपटते हुए ज़िद्दी लहजे में बोली। सरदार ने नरमी से इसके चेहरे पर बोसा दिया, जैसे तसल्ली दे रहा हो। मेरी जान के रोटे झूठ बोलते हैं, कोई खतरा नहीं है। हाँ, लेकिन डकैती ज़रूर है, वो भी परसों से पहले। इसने इसके बालों में हाथ फेरा, आहिस्ता से इन्हें खोलने लगा, लेकिन दुआम को इसकी मुस्कुराहट फीकी सी लगी, जैसे वो कुछ छुपा रहा हो, कोई बात, कोई अंदेशा जो शायद वो दुआम से नहीं कह सकता था। रात की तारीखी गहरी हो चुकी थी। सरदार डकैती के लिए जाने की तैयारी कर रहा था। इसने अपने हथियार संभाले और वह खास लिबास पहना जो इस काम का हिस्सा था। तो हम हैरत से इसे देख रहे थे। इसके दिल में अनजानी सी घबराहट होने लगी थी, ये सोच के वो जहाँ जा रहा है वहाँ खतरा है। आप मत जाइए ना, तो हमने इसके रास्ते में आकर बोली। इसकी आवाज़ में इल्तिजा थी। मेरा सज्जन साईं, मैं 1-2 घंटे तक वापस आ जाऊँगा, तुम परेशान मत हो, मैं बिल्कुल देर नहीं लगाऊंगा। सरदार ने नरमी से इसका माथा चूमा, इसके चेहरे पर इत्मीनान लाने की कोशिश की और फिर अपना चेहरा कपड़े में छुपाने लगा। नहीं, मुझे घबराहट हो रही है। बाला भाई अभी फ़ोन पर कह रहे थे खतरा है इधर। जुमरू भैया भी कह रहे थे खतरा है। आप ये खतरनाक काम क्यों करने जा रहे हैं? इसकी आवाज़ में खौफ नुमाया था। क्योंकि ये काम बहुत ज़रूरी है मेरा सोना मुखरा। अब मुझे ये करना होगा। तुम अपना ख्याल रखना, कोई खतरा नहीं है। वो यूं ही घबरा रहे हैं। सरदार ने से तसल्ली दी। हालांकि इसकी अपनी आंखों में कज़म था। वो पहले भी तो आपके साथ जाते थे ना, उन्होंने आज तक ऐसा नहीं कहा कि कोई खतरा है, तो अब क्यों बोला खतरा है? तभी तो वो कह रहे हैं ना। दुआम की मासूम घबराहट पर सरदार मुस्कुराए। इसने अपने चेहरा पर्दे से पीछे किया, उसके लबों पर झुक गया। इसका बौखला देने वाला अंदाज दुआम को पागल कर गया था। वो बेकरारी से इसके पूरे चेहरे को चूमने लगा, जबकि दुआम जरा सा घबराई। इसके दिल की धड़कन तेज हो गई। अपना ख्याल रखना, वापस आकर मैं अपनी तलब पूरी करूंगा। वो जाते जाते इसे इतना बौखला गया था कि वैसे मजीद रोक ना पाए। सरदार एक लम्हे के लिए भी रुका नहीं और दरवाजे से बाहर निकल गया। दुआम इसे जाता हुआ देखते रहे। इसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वो नहीं चाहती थी कि बजाय से अजीब सी घबराहट हो रही थी। अगर बाला और जुमरू दोनों कह रहे थे कि ये काम खतरनाक है, तो मतलब साफ था कि वह काम खतरनाक था। फिर बाप के लिए आज का दिन काफ़ी अच्छा गुजरा था। इसे बाला के हाथ की बनी बिरयानी भी बहुत पसंद आई थी। छोटा सा घर जहाँ वो रबाब को लेकर आया था, इसे बहुत बाया था। अकरम इतनी बड़ी पोस्ट पर होने के बावजूद भी आम से घर में रहता था। हालांकि इन्हें सरकार की तरफ से भी घर मिला हुआ था। अगर वो चाहता तो वहाँ रह सकता था, लेकिन इसका मानना था कि ऐसे घर में रहकर वो क्या करेगा जहाँ सब कुछ इसकी पोस्ट पर डिपेंड करता हो। इसे अपना घर पसंद था जो इसके बाप ने बनाया था, इसकी माँ ने संवारा था। इसने अपना बचपन इसी घर में गुजारा था। यहीं से वो अपनी बहन को रुखसत करना चाहता था, यहीं पर वो अपनी दुल्हन लाना चाहता था। इसके सारे जज्बात इस घर से जुड़े हुए थे। वो किसी सरकारी नौकरी में इतना कंफर्टेबल नहीं हो सका था जहाँ यहाँ से कोई इसे निकाल नहीं सकता था। इसने अपनी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत वक्त यहाँ गुजारा था और वो यहीं पर अपना बुढ़ापा देखना चाहता था और अपनी सारी ज़िंदगी इसी घर में गुजारना चाहता था। यकीनन रबाब ने भी इसी घर में रुखसत होकर आना था और बाप को ये घर बहुत पसंद आया था। अगर वो चाहता तो अपनी माँ और बहन को गाँव में रख सकता था जहाँ वो खुद रहता था, लेकिन वो ऐसा नहीं चाहता था। वो अपनी नौकरी की वजह से अपनी माँ बहन की ज़िंदगी बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। हालाँकि यहाँ इस हफ्ते में एक ही दफ़ा आना जाना मुमकिन हो पाता, रोज़ाना वो अफोर्ड नहीं कर सकता था। इसकी नहा इतनी नहीं थी जितना
इसकी गाड़ी के पेट्रोल का खर्चा हो जाता था गांव से शहर तक, इसीलिए इसने एक ही दिन मुकर्रर कर रहा था छुट्टी का कराने के लिए। और इस चीज़ की तफसील भी इसे बेला ने बताई थी। वो तो शुक्र कर रही थी कि रुखसती हो जाएगी तो इसका भाई घर पर नजर आया करेगा। बेला इसी शहर के एक निजी अस्पताल में अपनी होम जॉब मुकम्मल कर रही थी। वो दोनों भाई बहन अपनी ज़िंदगी में कामयाबी को समेट रहे थे। इसे इनका छोटा सा घराना बहुत अच्छा लगा था। इन दोनों की माँ बिल्कुल चलने फिरने से माजूर थी, यहाँ तक इनका वॉशरूम तक जाना भी बेहद मुश्किल था। लेकिन वो खुद को इन पर बोझ नहीं बनना चाहती थी, इसलिए व्हील चेयर का इस्तेमाल करती थी, वरना बेला के लिए अपनी होम जॉब और तालीम मुकम्मल करना नामुमकिन हो जाता। रियान ने अपनी माँ की खातिर मोहल्ले की एक औरत को 3 से 4 घंटे के लिए निगरानी के लिए रखा हुआ था, ताकि इसकी गैर मौजूदगी में कोई इनकी माँ के साथ हो। हाँ, इसका नाम रियान ही था, अकरम इनके वालिद का नाम था, लेकिन डिपार्टमेंट में सब लोग इसे अकरम के नाम से ही जानते थे, क्योंकि वहाँ हमेशा सरनेम ही इस्तेमाल किया जाता था और वो इसे अपने बाप के नाम से जाने पे किसी भी तरह का कोई इतराज़ नहीं था। एक भरपूर दिन गुजार कर वो बाप के साथ वापस एक भरपूर दिन गुजारने के बाद वो बाप के साथ वापस का सफ़र कर रहा था। बेशक सारा दिन रबाब इसके घर वालों के साथ खुश रही थी, लेकिन इस वक्त वो बिल्कुल खामोश थी। उसकी यही खामोशी रियान को अच्छी नहीं लग रही थी। सरदार, मुझे लग रहा है पुलिस हम पर नज़र रखे हुए है। अगर नंगे हाथों पकड़े गए तो अब मसला बन जाएगा। मेरा ख्याल है हमें कल तक का सब्र कर लेना चाहिए। हम कोई प्लानिंग कर सकते हैं। बाला सरदार के साथ चलता हुआ इसे समझाने की कोशिश कर रहा था। इसकी आवाज़ में फिक्रमंदी थी, लेकिन सरदार आज कुछ भी सुनने और समझने की हालत में नहीं था। इसे अभी अस्पताल से फ़ोन आया था कि रकम फौरी तौर पर जमा करवानी है। इसका प्लान तो पहले ही तैयार था कि उन्होंने डकैती कहाँ करनी है और किस हालात में करनी है, लेकिन जुमलों को गोली लगने की वजह से वो अपने काम पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाए थे। यही वजह थी कि आज इन्हें अचानक ये कदम उठाना पड़ रहा था। वो जानते थे कि पुलिस इन पर नज़र रखे हुए है, लेकिन इस वक्त सरदार को किसी चीज़ की परवाह नहीं थी। वो इस बड़ी सी हवेली की पिछली साइड पर आया था, जहाँ खास किस्म के बॉडीगार्ड्स को चौकीदारी पर रखा गया था। इसका मकसद हवेली और इसके अंदर मौजूद खजाने की हिफाजत करना था, लेकिन सरदार के लिए सब कुछ एक आम सी बात है। वो किसी चीज़ से डरता नहीं था। इसकी आंखों में एक आजमता इसके चेहरे पर इरादे की पुख्तगी की नुमायाँ थी। इसके कदम तेज़ी से बढ़ रहे थे, जैसे वो किसी भी रुकावट को होते हुए न लाता हो। रात की खामोशी सिंह के इस पर शिकवा हवेली पर एक तस्माती चादर की तरह फैली हुई थी, लेकिन खामोशी के पर्दे के पीछे सरदार की मौजूदगी के दबे पाँव तूफान की मानत थी। वो हवेली के बीचों और तारीख रस्सों से शेर की तरह अंदर सड़क रहा था। इसकी हर हरकत इतनी खामोशी और सबाकती के गिरे भी के संगीसे भी इसके कदमों की छाप से बेखबर थे। बाहर हवेली के इर्द गिर्द घने दरख्तों के साए थे। बाहर हवेली के इर्द गिर्द घने दरख्तों के साए में सरदार के वफादार गोरू के साथ मतलब खड़े थे। इन गोरू के हाथ तरबियत याफ्ता थे। ज़मीन पर इन किताबों की धीमी तरीन आहट भी सुनाई नहीं दे रही थी। गोया हर सी रूह को अपनी सांस रोके इस लम्हे का मुंतज़र फिज़ा में एक महम सा तनाव था, जैसे कोई नाहगानी आफत बस नाज़िल ही होने वाली हो। सरदार हवेली के क्लब पे पहुंच चुका था, जहां इसने तेज़ रफ्तार से अपना काम शुरू कर दिया। तिजोरी से कीमती सामान निकालना इसके लिए रोज़ का मामूल था। सोना चमक रहा था, चांदी दमक रही थी और नोटों की गड्डियाँ इसके थैले में बढ़ती जा रही थी। इसका हर अमल पेशेवराना महारत और बेरहमी का मज़ाहिर था, लेकिन इसकी निगाहों में कोई लालच न था। वो इस काम के लिए सवाए बाला के अपने साथ किसी को भी नहीं लाता था, क्योंकि इतना खजाना देखकर किसी के दिल में भी लालच जा सकता था। लेकिन इनकी डकैती का एक खास मकसद था। इस मकसद में लालच को आने की इजाज़त न थी। जब इसका काम तमाम हुआ, वो बाहर निकलने लगा तो इसे गैर मामूली चीज़ का एहसास हुआ। हवा में एक मुख्तलिफ किस्म की बेचैनी थी, कैसी घबराहट जो सिर्फ पुलिस की मौजूदगी से ही पैदा हो सकती है। इसका शक तो साबित हुआ था। हवेली में न सिर्फ महाफिज थे, बल्कि कानून के रखवाले भी ताक में बैठे हुए थे। ये एक चाल थी, सोची समझी साजिश। लेकिन सरदार के चेहरे पर कोई खौफ या परेशानी नहीं थी। इसने बगैर किसी हिचकिचाहट की सारी रकम निकाली और साथी बाला के हवाले करते हुए इसे हुक्म दिया कि वो फौरी तौर पर यहाँ से निकल जाए। सरदार जानता था कि वापसी का रास्ता गद्दारों से भरा होगा। रात की तारीखी में कैसे बेरिए छुपे होंगे जो इनका इंतजार कर रहे होंगे। इसने एक मंसूबा बनाया था। वो वापस हवेली के पिछले की तरफ आया था। बाला और चंद दीगर साथियों को कीमती सामान के साथ एक पोशीदा रास्ते से रवाना किया। बाला इसे इस तरह से छोड़कर नहीं जाना चाहता था, लेकिन इसने एक निगाह ही काफ़ी थी। वहाँ बाला के लिए भी असूल बराबर थे। वो किसी को भी अपना हुक्म टालने की इजाज़त नहीं दे सकता था, बेशक सामने बाला ही क्यों ना हो। वो फिर इतनी बड़ी रकम को अस्पताल वक्त पर पहुंचाना था, जिसके लिए वो सवाई बाला के और किसी पर यकीन नहीं कर सकता। वहाँ से बेचकर वो अपना प्लान पर अमल करने लगा। इससे पहले कि पुलिस इन लोगों की भनक लेकर इनके पीछे निकलती, इसने पुलिस को अपनी तरफ मुतवज्जो करा था। वो हरगिज़ नहीं चाहता था कि बाला और उसके साथियों के रास्ते में किसी तरह की कोई रुकावट आए, जबकि खुद इन शिकारियों को भटकाने और इनका ध्यान अपनी तरफ मरकूज करने का फैसला था। ये खतरनाक चाल थी, लेकिन सरदार के लिए अपने साथियों और माल की हिफाजत सबसे मुकद्दम थी। फिर वह मंजर शुरू हुआ जिसका धमाका दूर तक सुनाई दे सकते थे अगर वहाँ कोई सुनने वाला होता। सरदार एक मतलब बला की तरह इन पर झपटा। पहले मुहाफिज को उसने बिजली की तेजी से घूमकर ऐसी लात मारी कि वो दीवार से टकराया और बेसुध हो गया। दूसरा जो इस पर हमला करने की कोशिश कर रहा था, इसके मुंह पर सरदार का फौलादी हाथ इतनी कुव्वत से लगा कि इसकी चीख हवा में दम तोड़ गई। सरदार खामोशी से लेकिन इंतहाई मुख्तलिफ अंदाज में एक के बाद एक को निशाना बना रहा था। वो अपने दुश्मनों के मुंह पर हाथ रखता था कि इसकी आवाज़ बाहर न जा सके। हवेली में मौजूद बाकी अपराध खबरदार न हो पाए। इसकी हर हरकत में कातलाना महारत थी। हर बार फैसला किन साबित हो रहा था। वो एक वैसी दरिंदे की तरह लड़ रहा था जिसके जिस्म में गजब की लहर दौड़ रही थी। इसके दौरान बाला और उसके साथी सरदार के पैदा करता
हल्फशार का फ़ायदा उठाते हुए हवेली से कीमती सामान लेकर दबे पाँव निकल गए थे। इनकी कदमों की चाप रात की खामोशी में मदगूम हो गई। पीछे सरदार ने तन्हाई अनगिनत दुश्मनों के मुकाबले में डटा हुआ था। इसे साबित कर दिया था कि बस सिर्फ एक बेरहम डाकू ही नहीं, एक मिसाल जंगियों है। वो अपने साथियों का मुहाफ़िज़ पेश की आंखों में गुस्से की चिंगारियां थी और उसके हर हमले में मौत का पैगाम छुपा हुआ था। हवेली की खामोश रहदारियों में अब सिर्फ गिरने वालों की धमाकेदार आवाज़ें और सरदार के कसमदार सांसों की सरसराहट गूंज रही थी। एक ऐसा मंजर था जो देखने वालों के दिल को दहला देता था। एक ऐसी जंग थी जिसमें ज़िंदगी और मौत के दरमियान सिर्फ एक पल का फासला था। सरदार ने इस रात अपनी बहादुरी बेवकूफ़ी की एक नई दास्तान रकम की थी। रियान रबाब को वापस घर लेकर जा रहा था। काफ़ी रात हो चुकी थी। इसे हरगिज़ अंदाज़ा नहीं था कि इतनी देर हो जाएगी। इसने तैयाब को शाम तक वापस आने का वादा किया था, लेकिन जब इसने इन्हें फ़ोन करके ये कहा कि इन्हें आने में देर हो जाएगी तो उन्होंने किसी तरह का कोई एतराज़ नहीं किया था। बेला ने भी ज़िद बांध दी थी कि बारात का खाना खाकर ही निकलेंगे। इसी वजह से इन्हें निकलने में काफ़ी देर हो गई और अब गाँव की तरफ आते हुए भी काफ़ी ज़्यादा वक्त लग चुका था। यह सफ़र इतनी खामोशी से गुजर रहा था कि रियाना परेशान होने लगा था। रबाब सारा दिन बेला और उसकी अम्मी के साथ बातें करती रही थी, लेकिन रियान को तो इस तरह से नज़रअंदाज किया था जैसे वो वहाँ मौजूद ही ना हो। इसका यूँ नज़रअंदाज करना रियान को भी पसंद नहीं आ रहा था। और क्यों पसंद आता? वो हमेशा से रबाब की नसों के हिसार में रहा था। रबाब हमेशा इससे बातें करने की कोशिश करती रहती। वो मासूम थी। इसकी मोहब्बत हासिल करने के लिए इसने एक झूठी सी कोशिश की थी जो शायद इसकी उम्र की लड़कियां अपनी नादानी में कर गुजरती हैं। लेकिन रियान ने इस चीज़ की इसे बहुत बड़ी सजा दे डाली थी। इसके मासूम जज्बात के साथ खेला था जिसका इससे एहसास हो चुका था। बस समझ गया था कि ये कोई छोटा मोटा केस नहीं था जिसमें वो रबाब को शामिल करता है या रबाब की फैमिली को बीच में शामिल करके इसे हल कर लेता है। ये बहुत बड़ा मसला था और इसमें रबाब या इसकी फैमिली कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि लोगों को इस चीज़ से कोई तलक ही नहीं था। और अब जिस तरह रबाब ने खामोशी की कसम खा ली थी वो इसे मजीद बेचैन कर गई थी। ये लड़की इससे बात करना तो दूरी से देखती तक नहीं थी और यही चीज़ इसे बेकरार किए हुई थी। वो गाड़ी की स्पीड बढ़ा रहा था जब इसका फ़ोन बजा। इसे एक हफ्ता ही खबर मिली थी कि गांव की एक हवेली में बहुत बड़ी डकैती होने वाली है और ये डकैती इन 5-6 दिनों में कभी भी हो सकती है। इसी वजह से इसने अपने खास लोगों को हवेली के अंदर की निगरानी पर रखा हुआ था। अगर वहाँ सांस भी ली जाती तो इसे खबर हो जाती। इसने फ़ोन उठा लिया था। हाँ बोलो आबद, क्या खबर है? वो गाड़ी चलाते हुए सवाल करने लगा था। सर, यहाँ से 10 मिनट पहले गांव के बीच शहरी रास्ते से कुछ घुड़सवार गुजरे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वो वही डाकू थे। आबद ने इसे खबरदार किया। अच्छा, वो हवेली की तरफ से कोई ऐसी खबर मिली है क्या? इसने जैसे असल बात पूछी थी। हवेली में हुई ज़रा सी हरकत पर भी वो लोग नज़र रखे थे। घुड़सवारों का गुजरना आम बात है। अगर हवेली से पत्ते हिलने की भी आवाज़ आती तो मसला बन सकता था। नहीं सर, हवेली की तरफ से बिल्कुल खामोशी है। ज़मींदार साहब काफ़ी परेशान है पिछले कुछ दिनों से। इनका मानना है कि अगली डकैती इन्हीं की हवेली में की जाएगी, लेकिन अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं आई इस तरफ से। बिल्कुल मामला परसुकून है। तो बस फिर परसुकून हो जाओ आबिद, कोई मसले वाली बात नहीं है। रियान परसुकून होकर बोला। हर कॉल पर ध्यान रखना, हर इशारे पर नज़र रखना। हवेली की तरफ से अगर किसी ने सड़क पत्ती चलाई तो समझ जाना कि खतरे की अलामत है। बाकी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। मैंने इस हवेली में इतने सारे लोग तैनात करवाए हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए सरदार आसानी से ये डकैती नहीं कर सकता। अगर इसने करने की कोशिश की तो बुरी मौत मारा जाएगा। वो परसुकून होकर फ़ोन बंद करता गाड़ी की स्पीड बढ़ा चुका था, जबकि रबाब ने इसकी सारी बातें सुनी थी लेकिन खामोश रही थी। इसके चेहरे पर अब भी वही बेतासर खामोशी थी। वैसे रबाब में क्या सोच रहा था? रिया ने फ़ोन बंद करने के बाद एक दफ़ा फिर से रबाब की तरफ मुतवज्जो होकर बात शुरू की। ज़्यादा लंबी चौड़ी रस्मों में नहीं, सादगी से रुखसती करते हैं और वलीमा में बड़े पैमाने पर करवा लूँगा। तुम्हारे घर वालों को भी कोई मसला नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे ख्वाहिश का एहतराम नहीं करूँगा। अगर तुम चाहती हो कि मेहंदी मायूं या इस तरह की बाकी रस्में की जाएँ तो मुझे एतराज़ नहीं, लेकिन मेरे ख्याल में फ़िलहाल तुम्हारे वालिद के हालात ठीक नहीं है तो इन्हें इस इम्तिहान में नहीं डालना चाहिए। ठीक है, जैसे आपकी मर्ज़ी। रबाब ने बात ही ख़त्म कर दी। इसके दिल में ख्वाहिशें ही ख़त्म हो गई थी तो क्या फ़र्क पड़ता था कि कोई रस्म हो या ना हो। अगर ये सब कुछ आम हालात में होता था यकीनन वो हर चीज़ पर बहुत शोर मचाती, किसी चीज़ की परवाह ना करती। तो मैं ऐसा करना कि कल सुबह तैयार रहना, मैं तुम्हारे वालिद से बात कर लूँगा, हम दोनों शॉपिंग पर जाएंगे। बल्कि ऐसा करूँगा कि तुम्हें घर छोड़ जाऊँगा, तुम बेला के साथ शॉपिंग पर चली जाना। तुम्हारी रुखसती के लिए जो ड्रेस पसंद आए ले आना लेना। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी शादी का जोड़ा मेरी तरफ से हो। इसकी आवाज़ में अब नरमी थी। मैं इसी हफ्ते रुखसती चाहता हूँ। अब शायद तुम्हारे बगैर मैं रह ना पाऊँ। मेरा कमरा देखा है तुमने, कितना हाली है। मैं इस घर को इस कमरे में को तुम्हारे वजूद से भरना चाहता हूँ। आपकी दफ़ा इसके लहजे में हल्की सी शरारत नुमाया थी। इसने एक बार रियान के चेहरे की तरफ देखा। इसकी आंखों में आज पहली दफ़ा से जज्बात के दिए जलते हुए महसूस हुए। वो फ़ौरन निगाहें चुरा गई। ठीक है, जैसे आपकी मर्ज़ी। इसने फिर से वही बात बेदास जवाब दिया तो रियान बदमज़ा हुआ था। तुम घर आ जाओगी ना तो मेरी सारी टेंशन भी दूर हो जाएगी। तुम्हें पता है अम्मी के साथ सारा दिन कोई भी नहीं होता, मुझे इनकी तरफ से फ़िक्र लगी रहती है। आप पड़ोस वाली औरतों पर बंदा कितना ही एतबार करे। मुझे डर लगता है कि मैं अपनी अम्मी को खो ना दूँ। वो गाँव के हदूद में दाखिल करते हुए बोला था। आपकी दफ़ा आपके चेहरे पर एक तल्ख मुस्कुराहट आई थी। हाँ, तो अब मुझे समझ में आई इतनी जल्दी रुखसती की वजह। मैं भी कहूँ आपका दिल इतना अचानक इतना अच्छा कैसे हो गया कि आप मेरी रुखसती करवा रहे हैं? तो ये है वजह। अपनी मासूर माँ की हिम्मतें करवाना चाहते हैं मुझसे। आपकी बहन तो डॉक्टर है, वो आपकी माँ का ख्याल रख नहीं सकती, तो ऐसे में आपकी बीबी के रूप में एक मुलाजमा चाहिए जो हर वक्त आपकी माँ के पास रहे। तो सीधे कह देते ना रियान साहब, इतने ड्रामे करने की क्या ज़रूरत थी। इसकी आवाज़ में गुस्सा और तंज था। इधर मेरे वालिदैन आपके खजानों तले दबे जा रहे हैं, यहाँ आप मुझे अपनी मोहब्बत भरी नज़रों से देख रहे हैं, जैसे मैं
आज तक आपको गलत समझती रही हूँ। भाभी तुम क्या कह रही हो? ऐसा हरगिज़ नहीं है, ना ही मेरी सोच ऐसी है। मैं बस एक आम सी बात कर रहा हूँ कि तुम्हारे होने से मेरे लिए आसानी होगी। मेरा मतलब हरगिज़ वो नहीं जो तुम सोच रही हो। मैं तुम्हें नौकरानी बनाकर नहीं बल्कि अपनी बीवी बनाकर ले जा रहा हूँ। रिया ने गाड़ी बाहर रोकते हुए खुद को सख्त अल्फाज कहने से रोका था, जबकि रुबाब तल्खी से हंसी। बस रियान अकरम साहब, बस मज़ीद ड्रामे करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या हैं क्या नहीं बहुत अच्छे तरीके से समझ गई हूँ मैं। बस अब आपके लिए आपकी इन करम नवाजियों का मतलब नहीं समझ पा रही थी, लेकिन वो भी आपने समझा दिया। मैं अपनी औकात बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ, फिक्र ना करें आप भी क्या याद करेंगे कि आपको कभी एक नौकरानी की कमी महसूस नहीं होगी, ये मेरा वादा है आपसे। वो कहते हुए गाड़ी से उतरकर अंदर चली गई थी, जबकि रियान ने गुस्से से गाड़ी की स्टीयरिंग पर हाथ मारा था। वो इसकी छोटी सी बात का कितना गलत मतलब निकाल चुकी थी। सरदार ने पे वार करते हुए तमाम पुलिस एहलकारों को भी खामोशी से रेड कर दिया था। इसके सामने कोई भी टिक नहीं पा रहा था। हवेली के चौकीदारों और बॉडीगार्ड्स का भी इसने बुरी तरह से मुकाबला किया था और बहुत सबको जेर कर दिया था। अब इसका वहाँ से निकलने का इरादा था। वो हवेली के इस दरवाजे से बाहर निकल ही रहा था जहाँ इसका वफादार घोड़ा शेरदिल इसका इंतजार कर रहा था। लेकिन जैसे ही वो बाकी तरफ निकला जहाँ खूबसूरत नया फूल लगे हुए थे, इसकी नज़रें खास फूल पर पड़ी। इसने ज़िंदगी में इस तरह का दिलकश फूल पहले कभी नहीं देखा था। इसकी मखमल पर बरखी और अनोखी रंगत इसे मकसूर कर रही थी। इसका दिल बेचारा की ख्वाहिश जागी कि वो फूल तोड़कर अपनी साथी अपनी सज्जन साई को तोहफे में दे। वैसे भी वो आज की खेती की वजह से काफ़ी परेशान थी। उसे यकीन था कि ये खूबसूरत था इसकी परेशानी कम करने में मददगार साबित होगा। सदर बासनी वहाँ से निकल सकता था, लेकिन इस फूल की दिलकश ख्वाहिश इसे बाकी तरफ खींच ले गई थी। वो इतिहास से आगे बढ़ा, इस नया फूल को तोड़ लिया। फिर वो खामोशी से शेरदिल पर सवार हुआ, इस बात से बेखबर कि इतनी सी देर इसके लिए कितनी खतरनाक साबित हो सकती है। अभी वो हवेली का दूध से निकला ही था कि पीछे से किसी ने राइफल की गोली चलाई। एक तेज दार कि इसके कंधे महसूस हुआ। गोली इसके कंधे को चीर कर निकल गई थी। सरदार ने कड़ा बड़ी और अपना हाथ जख्मी जगह पर रख लिया। इसकी उंगलियों के दरमियान से गर्म खून रसने लगा। इसकी आंखें अचानक एक हौलनाक झटके से खुली थी। खौफ की एक सर्द लहर इसके पूरे वजूद में दौड़ गई थी। खौफ में इसने सरदार को लहू लहान देखा था और अब इसका दिल गवाही दे रहा था कि वो खौफ महज एक सैराब नहीं बल्कि एक खौफनाक हकीकत का पेशखेमा था। इसका पूरा जिस्म लरज़ रहा था। दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि इसे अपने कानों में गूंजती महसूस हो रही थी। वो कांपते हुए बिस्तर से उठी और तेजी से पत्थर की एक भारी दरवाजे की तरफ बढ़ी। इसे बस किसी भी तरह यहाँ से निकलना, इस अनजाने खौफ से इस संदेशे से फरार हासिल करना था। लेकिन जैसे ही इसने दरवाजे को बाहर की तरफ देखा, वो किसी मजबूत शाने से टकराई। इसने पहले कि वो अपना तवाज़ुन खोकर ज़मीन पर गिरती, इसने इसे फुलादी गिफ्ट में थाम कर अपने साथ लगा लिया। तो हमने हिचकिचाते हुए ऊपर देखा, सामने सरदार अपने पूरे कद काट के साथ खा रहा। इसकी आंखों में एक थकी हुई मगर नरम मुस्कुराहट फैली हुई थी। दुआम ने इसे देखते ही पहचान लिया। अगले ही लम्हे वो दमाम इसकी सीने से लगा फूट कर रोने लगी। इसकी सिसकियां रात की खामोशी में डूबकर कावड़े में गूंज रही थी। सारे हर्षे सारे खौफ आंसुओं की सूरत बह निकला था। सरदार जो खुद अभी भी एक खतरनाक मरके से लौटा था, दुआम को यूं परेशान देखकर फौरन पिघल गया। इसने इसे मजबूती से अपने साथ बेच लिया, जैसे इसे दुनिया के हर गम से बचा लेना चाहता हो गया। सोना मुखड़ा मेरा जनसाई क्या हो गया है? इस तरह से क्यों रो रही हो? हुआ क्या है तुम्हें? इसने परेशानी से पूछा। इसकी आवाज़ में गहरी तफ्शीश थी। वो प्यार से दुआम के सर पर हाथ फेरा था, इसे तसल्ली देने की कोशिश कर रहा था। मैंने खौफ में देखा, बहुत बुरा खौफ देखा मैंने, दुआम ने रोते हुए इसे बताया। इसकी आवाज़ हलक में अटक रही थी और इसी लम्हे से इसकी नज़र सरदार के हाथ में पकड़े इस बड़े से गैर मामूली फूल पर पड़ी। वो नहीं समझ पाई कि ये किस चीज़ का फूल है, लेकिन सरदार के चेहरे पर एक नरम मुस्कुराहट फैल गई। इसकी आंखों में खास चमक थी। तुम्हारे लिए तोहफा लाया हूँ, सरदार ने इसे प्यार से कहा। इसकी आवाज़ में हल्की सी कमजोरी महसूस की जा सकती थी। जैसे ही वो खूबसूरत फूल को दुआम के हवाले करके इसे मजीद अपने करीब करने लगा, दुआम को सरदार के वजूद में एक अजीब सा बोझ महसूस हुआ। इसके जिस्म का तवाज़ुन बिगड़ता हुआ महसूस हुआ। दुआम ने परेशान होकर सरदार के चेहरे की तरफ देखा और फिर इसकी निगाहें इसकी कमीज़ के पीछे की जानब गई। वहाँ से कमीज़ पर खून का एक गहरा धब्बा फैला हुआ था और खून की एक पतली लकीर इसके जिस्म से बहती हुई ज़मीन पर फैल रही थी। इस मंजरे से दुआम को हिलाकर रख दिया। डाकू जी, वो अगले ही लम्हे के चीख के साथ इसे पुकारने लगी। इसकी आवाज़ में खौफ और सदमे से मिली जुली थी, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और कर पाती, सरदार का जिस्म डगमगाया, वो ज़मीन पर गिरने लगा था। दुआम ने फौरन अपने नहीफ हाथों से इसे सहारा दिया। इसकी पूरी ताकत सरदार के गिरते हुए वजूद को थामने में लग गई। बाला भैया, जुमनू भैया, इसने पूरी कुव्वत से बाला और जुमनू को आवाज़ दी। इसकी आवाज़ आपकी खामोशी को चीरती हुई निकली। सरदार का चेहरा जर्द पड़ चुका था। इसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी। दुआम के हाथ शिद्दत से कांपने लगे और वे बेबसी से सरदार को गिरने से बचाने की कोशिश कर रही थी। इसके दिल में एक ही दुआ थी कि सरदार को कुछ भी ना हो। दुआम का नन्हा सा दिल तेजी से धड़क रहा था। सरदार का सर इसकी गोद में था। इसका बेजान चेहरा देखकर दुआम की रूह कांप रही थी। खौफ खून का एक धब्बा इसकी कमीज पर फैल चुका था। ज़मीन पर भी इसके गिरने की वजह से खून की लकीरें बनी हुई थी। डाकू जी, आपको कुछ नहीं होगा। वो बार बार इसे पुकार रही थी। इसके गालों पर हाथ फेरी थी, जैसे इसकी आवाज़ ही सरदार की रूह वापस आ जाएगी। इसकी आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे। इसका सारा वजूद कांप रहा था। यह खौफनाक मंजर इसके मासूम ज़हन पर गहरे नक्श छोड़ रहा था। इसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे, किसको बुलाए। इसने सरदार का हाथ पकड़ा जो आहिस्ता आहिस्ता ठंडा पड़ रहा था। इसी असना में जुमनू लग रहा था। वह बड़ी मुश्किल से ऊपर आया। इसके पीछे नीरू भी हामता हुआ आम पहुंचा। जैसे इसकी नज़र सरदार पर पड़ी, दोनों के चेहरे फाक हो गए।
सरदार जुमरू का हलक खुश्क हो गया। इसकी आवाज़ बहुत मुश्किल निकली। इसे क्या हुआ? मीरू ने दवाम के गोदमे पर सरदार को देखा और फौरी तौर पर सूरत हाल की नज़ाकत को भांप लिया। इसे अभी अस्पताल लेकर जाने की ज़रूरत है। जुमरू ने अपनी टांग के दर्द की परवाह न करते हुए कहा, मैं भी साथ चलूँगा, तुम सबको खबरदार करो, मैं इसे लेकर आता हूँ। दवाम सरदार को अपनी कोल से हटाने पर तैयार नहीं थी। इसकी गिरफ्त में इसके सर पर मजबूती नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगी इन्हें कुछ नहीं होगा, मुझे अपने साथ लेकर चले। दवाम मेरी बहन, संभालो खुद को। मीरू ने दवाम के कंधे पर हाथ रखा। ऐसे वक्त में हिम्मत से काम लेना होगा। जल्दी करो जुमरू, हम इसे अस्पताल लेकर जाते हैं। और बाला को खबरदार करो, तुम इसे अकेले नहीं लेकर जा पाओगे, मैं साथ लेकर चलता हूँ। तुम नीचे चलकर सबको बताओ सरदार के बारे में। बाला के हुक्म का इंतजार करो, क्योंकि सरदार के बाद बाला ही सरदार है। जुमरू ने सरदार को उठाने की कोशिश की, लेकिन इसने अपने जख्मों की वजह से वो पूरी कुव्वत नहीं लगा पा रहा था। तो हमने बेबसी से सरदार के चेहरे पर एक आखिरी बार देखा और फिर खुद को संभालते हुए रास्ता दिया। दोनों ने मिलकर सरदार को उठाया। वो किसी तरह से कमरे से बाहर निकाल कर नीचे लेकर गए थे। बाला कीमती रकम से बड़े थैलियों के साथ तेज रफ्तारी से अस्पताल की तरफ बढ़ा था। इसकी गोरू की टापें रात की खामोशी में एक मस्तक रिदम पैदा करी थी। इसके चेहरे पर एक हसन था। जल्द रकम अस्पताल पहुंचाकर बच्चियों के ऑपरेशन को यकीनी बनाने का सरदार ने से यही काम सौंपा था। और बेला तो पूरी तनदेही से इसे निभाने में मसरूफ था। वो शहर की रोशनी की बातें देख रहा था और हर गुजरते लम्हे के साथ अस्पताल की इमारत इसकी नज़रों में वाज़ेह होती जा रही थी। वो लोग अभी तक अस्पताल नहीं पहुंच पाए थे कि अचानक बाला का फ़ोन बजा। स्क्रीन पर जुमरू का नाम चमक रहा था। बाला ने तेजी से फ़ोन उठाया। इसके दिल में गैर मामूली सी दग शुरू हो चुकी थी। हाँ, जुमरू की खबर। दूसरी तरफ से जुमरू की आवाज़ आई, जो परेशानी, खौफ और गुस्से से मिली जुली थी। इसकी आवाज़ में अपने की कैफियत नुमाया थी। बलाल, तुम लोग कहाँ हो? सरदार को गोली लगी है, वो जख्मी हो गया है। बाला के चेहरे का रंग उड़ गया। इसके हाथ की गिरफ्त खून पर मजीद ताकत हो गई। क्या सरदार को गोली लगी है? ये तुम क्या कह रहे हो? इसकी आवाज़ में सदमा भी यकीन थी। वो अपने कान पर यकीन नहीं कर पा रहा था। सरदार इतना लापरवाह कैसे हो सकता है? सरदार पर हमला करना आसान ना था, यकीन ये सरदार की लापरवाही थी। हाँ, यही सच है, वो बहुत जख्मी है। मैं इंतजाम कर रहा हूँ इसे अस्पताल लेकर जाने का। तुम लोग वहाँ से वापस आ जाओ जहाँ तुमने शहर का रास्ता लिया है, मैं वहाँ पर मिलूंगा। जल्दी करो, एक लम्हा कीमती है। जुमरू ने कहा, फ़ोन कर दिया। इसके आवाज़ में ऐसी शिद्दत थी कि बाला मज़ीद सवाल न कर सका। बाला ने अपनी साथियों की तरफ देखा। इसके चेहरे पर 20 वाले निशान थे। सरदार को गोली लग गई है। बाला ने मां मुश्किल कहा। इसकी आवाज़ में दर्द साफ महसूस हो रहा था। हमें वापस जाना होगा। साथी ने बगैर किसी सवाल के सर हिलाया। वो जानते थे कि ऐसे हालत में सरदार की हिफाजत, इसकी जान बचाना सबसे ज़्यादा अहम है। बाला ने घोड़े की लगाम खींची और इसे तेज़ी से मोड़ लिया। घोड़ा वापसी इसी रास्ते पर दौड़ने लगा जहाँ से वो आए थे। इनके साथ मौजूद रकम अब भी इनके पास थी, लेकिन अब इनके दिल में रकम की नहीं, सरदार की जिंदगी की फिक्र थी। अस्पताल पहुंचने की उम्मीद अब एक खौफनाक हकीकत में बदल चुकी थी। इनका सफर अब तक एक बेयकीनी की तरफ बढ़ रहा था। इसकी सहम में सिर्फ सरदार का जख्मी चेहरा घूम रहा था। जो हम बुरी तरह रो रही थी। इसी से इसकी गाड़ी के अंदर गूंज रही थी। सरदार का बेहोश जिस्म गाड़ी की पिछली सीट पर था। दुआम इसका सर अपनी गोद में रखे बैठी थी। इसका हाथ सरदार के जख्म पर थे। वो खून को रोकने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी, लेकिन खून तेजी से रस रहा था और उसकी हथेलियां सुर्ख हो चुकी थी। इसकी कमीज भी खून में तरबतर हो गई थी, मगर इसे जरा भी एहसास न था। इसके दिल में एक ही धड़कन थी, एक ही पुकार कि सरदार का कुछ ना होगा। गाड़ी तेजी से शहर के रास्ते पर दौड़ रही थी। मेरी ड्राइविंग सीट पर था। इसके चेहरे पर खौफ और अजलाहत साफ नजर आ रही थी। इसने गाड़ी की रफ्तार और तेज कर दी। हर गुजरता लम्हा इन्हें सदियों का लग रहा था। इसी दौरान इस रास्ते में बाला और इसके साथी भी इसके साथ शामिल हो गए। तेजी से अपने सवारियों पर चले आ रहे थे। जैसे ही उन्होंने सरदार की हालत देखी, इनके चेहरे पर भी परेशानी और गम के सहरे साए छा गए। गाड़ी रोकते हुए बाला ड्राइविंग सीट पर सवार हुआ था, जबकि मीरू ने इसे घोड़े को संभाल लिया था। घबराओ मत दुआम, हम अभी अस्पताल पहुंच जाएंगे। वो गाड़ी फुल स्पीड में आगे बढ़ाते हुए बोला। दुआम ने एक बार फिर सरदार का बेजान चेहरा देखा। इसके आंसू दोबारा बहने लगे और सरदार के सर पर हाथ फेरती रही। इसका काम था हाथ जख्म पर दबाव डालने की कोशिश कर रहा था, जिसके सबके चेहरे पर एक ही बेचैनी थी, एक ही खौफ था, सरदार की जिंदगी और बस। गाड़ी के झटके से शहर के सबसे बड़े अस्पताल के इमरजेंसी गेट पर आ रुकी। बाला ने ब्रेक लगाते ही इंजन बंद कर दरवाजा खोलकर बाहर कूदा। इसके साथ भी गोरू पर से उतरकर तेजी से गाड़ी की तरफ लपके। सरदार का सर अपनी गोद में लिए बैठी। इसकी आंखें सूजी हुई थी, चेहरा आंसू से तर। डॉक्टर जल्दी करो। बाला ने इमरजेंसी में दाखिल होते ही चिल्लाकर कहा। इसकी आवाज़ में गरज थी। इसके पीछे इसके साथी भी थे। इनकी आंखों में खास चमक थी, जो किसी भी आम आदमी को खौफजदा करने के लिए काफ़ी थी। वो सारे के सारे अपने मखसूस डाकू वाले लिबास में मबलूस थे, जिसने इनकी शनाख्त छुपी हुई थी, मगर पहचान नहीं। वो दूर से ही पहचाने जा रहे थे कि वह कोई आम लोग नहीं है, बल्कि डाकू हैं। इमरजेंसी में मौजूद डॉक्टर और नर्सें इस अचानक वैसे से हका बका रह गए। इन्होंने आज तक ऐसे मरीज और ऐसे अटेंडेंस नहीं देखे थे। एक सेकंड के लिए तो सब बसकते का आलम तारी हो गया। क्या देख रहे हो? जल्दी करो, मौत चाहिए या जिंदगी? बाला मजीद जोर से रहा। इसकी आंखों में सुरोग दौड़ते रहते। हाथ चलाओ, वरना आज इस अस्पताल का हर कोना कब्रिस्तान बन जाएगा। इसकी धमकी में इतनी शिद्दत थी कि डॉक्टरों और नर्सों की होश ठिकाने आ गए। वो जानते थे कि ये कोई आम लोग नहीं है और इनसे किसी भी तरह की बहस का मतलब अपनी जान गंवाना था। कोई डॉक्टर ये कहने की हिम्मत न कर सका कि ये पुलिस केस है या कोई और कानूनी तकाजा। इनकी आंखों में खौफ नुमाया था। मीरू एक साथी सरदार को गाड़ी से निकाला तो अभी भी इसका सर सहारे हुए थे और सरदार का खून इसके हाथों से बह रहा था। बाला ने आगे बढ़कर सरदार के कंधे को देखा और उसके चेहरे पर परेशानी के साथ एक और आज़म का इजहार हुआ। इसे फौरन
ऑपरेटिंग थिएटर में लेकर जाओ फ़ौरन। बाला ने एक सीनियर डॉक्टर को बाजू से पकड़ा और उसे सरदार की तरफ घसीटा। एक लम्हे की भी देर हुई तो तुम्हारी लाश के टुकड़े इस अस्पताल के हर कोने में बिखर जाएंगे। डॉक्टरों की टीम ने तेज़ी से सरदार को स्ट्रेचर पर डाला। नर्सें खौफजदा नजरों से एक दूसरे को देख रही थी, लेकिन किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि कोई एतराज़ करे। डाकुओं का रौब इस कदर गालिब था कि अस्पताल का सारा अमला इनके इशारों पर चल रहा था। वो सरदार को तेज़ी से ऑपरेटिंग थिएटर की तरफ लेकर भागे। तो आम सरदार के पीछे पीछे चल रही थी। इसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। बाला और उसके साथी इमरजेंसी के दरवाजे पर खड़े हो गए। इनकी नजरें हर आने जाने वाले पर थी। अस्पताल में मुकम्मल दहशत छा चुकी थी। सरदार ने बेहतियाती की है, वरना आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसा कैसे मुमकिन है कि सरदार को कोई गोली चला दे? मैं इस आदमी को नहीं छोड़ूंगा। चौधरी मेरी फातू मरेगा और बहुत बुरी मौत मरेगा। बाला गुस्से से पागल हो रहा था। इसकी आंखों में शोले उगल रही थी। इसका बस एक ही मदद था कि सरदार ने लापरवाही की है, वरना सरदार को ज़ेर करने वाला इस दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ था। इसकी हर बात में सरदार की बेपनाह ताकत और अपनी बेबसी पर गुस्सा झलक रहा था। बाला के अल्फाज सुनती हुई रोती हुई दुआम ने एक नज़र से देखा। इसकी आंखों में बेपनाह दुख भरा हुआ था। दुआम को अचानक वो फूल याद आया जो सरदार ने आते ही इसे दिया था। अपने दर्द की परवाह किए बगैर वो इसे फूल दे रहा था। वो कितना अनोखा, कितना अलग लम्हा था। कहीं सरदार की बेहतियाती और लापरवाही की वजह वही फूल तो नहीं, वरना आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था कि सरदार की किसी हरकत से इसे चोट लगी। ये सोचकर इसकी जहन में बिजली की तरह कूदी। वो अभी भी ये सब सोच ही रही थी जब दूर से अजानों की आवाज़ बुलंद हुई। दुआम का दिल एक सुकून से भर गया। इसे मालूम था कि इसकी बात सुनने वाला, इसकी दुआएं कबूल करने वाला और कोई नहीं सिवाय इस पाक ज़ात के। फ़ौरन ही उठ खड़ी हुई और अपने रब से सरदार की ज़िंदगी की भीख मांगने चली गई। इसकी नज़र में अब सिर्फ अल्लाह की ज़ात थी। इसकी नज़र जो इस मुश्किल वक्त में इनकी मदद कर सकती थी। चौधरी की हवेली में इस वक्त कर्म मचा हुआ था। चौधरी को देखो एक कोने में ढेर हो चुका था। इसका भारी भरकम जिस्म किसी बेजान लाश की तरह बना हुआ था। वह बार बार अपने माथे पर हाथ मारता और कराहता हुआ कहता, हाय मैं तो लौट गया, उजड़ गया, मेरा सब कुछ चला गया। इसकी आंखों से टिप टिप आंसू बह रहे थे। इसके चेहरे पर दौलत छिन जाने का शदीद दुख था। कम से कम 50 लाख से ज़्यादा की रकम थी। वो ज़मीन पर मुँह मारते हुए चीखा। इसकी आवाज़ में खसता बेबसी थी और ज़ेवरात। होए होए, मैं तिजोरी में 10 किलो से ज़्यादा सोना था, सब ले गए। डाकू नहीं, डकैती नहीं, ये तो कत्ल है मेरा। इसके अल्फाज में छिनी हुई दौलत का मातम था। इंस्पेक्टर रियान अकरम खामोशी से पूरे घर की तलाशी ले रहा था। इसकी नज़र हर चीज़ का बागौर जायजा ले रही थी। इसके चेहरे पर फिक्रमंदी और हैरत के मिलती जुलते तासरात थे। इतना बड़ा माल और इतनी जबरदस्ती से चोरी हो गया और इन्हें कानूकार खबर भी ना हुई। ये डाकू कितने होशियार और किस कदर मुनज़्ज़म थे, इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं था। रियान के माथे पर गुस्से की गहरी लकीरें नुमायाँ थी। इसे ये बात खाई जा रही थी कि सख्त तरीन निगरानी के बावजूद डाकू अपने मकसद में कामयाब कैसे हो गए। वो जानता था कि कोई आम डाकू नहीं बल्कि सरदार ही था जिसने ये वारदात की थी। इसके लिए ये मामला अब सिर्फ एक डकैती का नहीं बल्कि अपनी काबिलियत और पुलिस के साथ का भी था। इसकी इज्जत दाव पर लग चुकी थी। चौधरी जो अभी तक ज़मीन पर पड़ा था अचानक सर उठाकर रियान की तरफ घसीटा। इसकी आवाज़ में गरिया के साथ एक अजीब सी सख्ती थी। इंस्पेक्टर साहब, मुझे मेरे सारे पैसे वापस चाहिए। मैं तुम्हें एक एक पाई का हिसाब दूंगा। तुम इस डाकू को पकड़ो। तुम लोग क्या कह रहे हो? तुम्हारी नाक के नीचे इतनी बड़ी डकैती हो गई। मेरे पैसे मुझे वापस ला कर दो, वरना मैं ऊपर तक शिकायत करूंगा। ये तुम लोगों की नाकामी है। वो पुलिस अंकालों पर जोर डाल रहा था। इसकी हर बात में अपनी दौलत वापस हासिल करने का जुनून था। रियान ने से गुस्से से देखा। इस मकान शख्स की बेशर्मी से मजीद नागवार गुस्सी है। छोड़ो, तुम्हें मैं इसे भी नहीं है। छोड़ा तो मैंने इसे भी नहीं है। चौधरी ने खुले हुए सांसों के साथ कहा। इसके आवाज़ में इंतकाम की दमक थी। वो जो आखिर में जा रहा था, इसने पहले मेरे बाग की तरफ कदम बढ़ाया और फिर खामोशी से घोड़े पर सवार होकर निकल रहा था। मैंने पीछे से गोली मारी। गोली इसके कंधे पर लगी। मैं यकीन से कह सकता हूँ घोड़े पर से गिरने लगा था, लेकिन इसके घोड़े ने गिरने न दिया। मैंने दोबारा गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन वो घोड़ा इसको लेकर भाग गया, वरना मेरे हाथों मर चुका होता। न जाने कौन था जिसे गोली लगी, लेकिन एक को तो मैंने मारा था। चौधरी मजीद तरफ से तलार बजाने लगा तो रियान ने हैरत से इसे देखा। इसके जहन में एकदम के ही सवालात उभरे। आखिर में कौन जा सकता था? रियान ने सोचा, अगर डाकू में से कोई आखिर में निकल रहा था तो वो तो फिर कोई बड़ा डाकू ही होगा, क्योंकि वो अपने पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ते और ना ही वो अपने से नीचे दर्जे वाले डाकू पर कभी ज़्यादा भरोसा करते हैं, मतलब सरदार या फिर बाला। इसने अपने जहन में क्या आसारी की। यकीनन इन दोनों में से किसी एक को गोली लगी थी। रियान के दिमाग में एक बड़े मनसूबे ने जन्म लेना शुरू किया। अगर गोली सरदार को लगी हुई थी तो वो यहाँ पर एक बहुत बड़ा खेल खेल सकता था जो इसके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकता था, लेकिन इससे पहले इसे पता लगना था कि गोली किसे लगी है। ये मामला इसके अगले कदम के लिए बहुत ज़रूरी था। बताइए, जिसे हवेली से बाहर निकला और आबद को अपने साथ ले आने का इशारा किया। चलो हर अस्पताल में जाओ, पता करो गोली किसे लगी है। डाकू के कबीले में गोली किसे लगी है, ये बात तुम मुझे अगले 2 घंटे के अंदर बताओ। निकलो यहाँ से। रियान ने आप और आबद को वहाँ से रवाना किया और खुद वापस हवेली के अंदर आ गया। इसका दिमाग तेज़ी से काम कर रहा था। वो अपने दिमाग में एक
ऐसे बड़े प्लेन को तरतीब दे रहा था, जो इसके लिए और इसके मिशन के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकता था। तो हम जाए नमाज़ पर बैठी हुई थी, इसकी आंखें सुरख और सूजी हुई थी, जैसे अभी अभी समुद्र बहा कर आई हो। नमाज अदा करने के बाद भी इसका दिल रब के हज़ूर झुका हुआ था। इसका हर सांस में एक ही इल्तिजा थी। इसने ना तो हाथों को आसमान की तरफ उठाया था और ना ही होठों पर बेआवाज़ दुआ में मसरूफ़ थे, मगर इसके दिल में हर धड़कन या अल्लाह पुकार रही थी। आंसू इसके रुखसार पर नदी की तरह बह रहे थे, जो जहाँ नमाज के मखमली कपड़े में जज़ब हो रहे थे। अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर का वो बेरहम दरवाज़ा इसके सामने था और वो जानती थी कि अंदर इसका सरदार की ज़िंदगी और मौत के दरमियान एक खौफनाक जंग जारी है। इसकी सिसकियाँ बढ़ते हुए अपने मासूम दिल की फरियाद रब के हज़ूर पेश की। ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे पालनहार, तू ही है जो सब कुछ सुनता है और सब पर कादर है। इसकी आवाज़ भीगी हुई थी, बामुश्किल ही सुनाई देती। मेरे डाकू जी को कुछ नहीं होना चाहिए, आप इन्हें ठीक कर दें। आप ही ने तो इन्हें मेरे लिए भेजा है ना, आपने ही ने तो मेरा नसीब इनके साथ जोड़ा है। मैं इनके बगैर नहीं रह सकती। इसने अपने हाथों को मजबूती से बेचा, जैसे अल्लाह से अपनी बात मनवा कर ही रहेगी। मुझे नहीं मालूम, आपको इन्हें ठीक करना होगा। मुझे मेरे डाकू जी वापस चाहिए। मैं इनके बगैर कैसे रहूँगी इस दुनिया में? मेरा इनके सिवा कोई भी नहीं। जो हमने जोर दिया, इसकी मासूमियत में एक ज़िद्दी अज़म झलक रहा था। ऐ मेरे मौला, आप जानते हैं मैं कितनी अकेली हूँ। मैं ऐसे नहीं मानूंगी, इन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। आपको तो पता है ना कि मैं कैसी लड़की हूँ। मुझे डर लगता है मैं इनके बगैर मैं बहुत अकेली हो जाऊंगी। मेरा कोई सहारा नहीं रहेगा। इसके मासूम और जिद बड़े अल्फाज आंसू में डूब कर निकल रहे थे। आपको को करना होगा, मुझे नहीं पता। मेरे डाकू जी को ठीक कर दें प्लीज़, जल्दी से ठीक कर दें, ताकि वो फिर से मेरे साथ शरारतें करें, मुझे तंग करें। वो ठीक हो जाएंगे ना? अल्लाह मियां, आप मेरी सुनेंगे ना? आप मेरे साथ नहीं छोड़ेंगे ना? वो बेकरारी से रोती रही। इसका सारा वजूद कांप रहा था। इसे यकीन था कि इसके दोस्त इसका रब इसकी पुकार ज़रूर सुनेगा। हाँ क्या खबर है? रियान ने फ़ोन कान से लगाई। हवेली के बरामदे में टहलते हुए पूछा। इसकी नज़रें तारीख आसमान पर जमी हुई थी, जहाँ सितारे मध्यम दिखाई दे रहे थे। इसकी आवाज़ में एक बेचैनी थी, मगर वो इसे छुपाने की पूरी कोशिश कर रहा था। दूसरी तरफ से आबद की आवाज़ आई, जो अस्पताल से तफसीलात बता रहा था। इसकी आवाज़ भी हैरत और हर साफ झलक रही थी। सर, आपका शक बिल्कुल दुरुस्त निकला है। सरदार को ही गोली लगी है। इस वक्त वो यहाँ बड़े अस्पताल के अंदर है। आबद ने मज़ीद तफसीलात बताते हुए कहा, मेरे ख्याल में कबीले के तकरीबन काफ़ी सारे मर्द हजरात यहाँ पर मौजूद हैं। कबीले में इस वक्त कोई बड़ा डाकू नहीं है। यहाँ सरदार का ऑपरेशन चल रहा है। कोई गोली लगी हुई है, लेकिन मैं ज़्यादा मालूमात नहीं ले सका। आबद ने मज़ीद बताया, यहाँ पर इस वक्त तकरीबन 10-15 डाकू मौजूद हैं। सिर्फ एक ही औरत है, शायद सरदार की बीवी। बाकी सब मर्द हजरात ही यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन सर, इनके पास खतरनाक असलाह है। अगर हम में से किसी की भी हरकत की तो मुमकिन है कि वो अस्पताल में हंगामा कर दें और फिर यहाँ अस्पताल को नुकसान पहुँचाया जाए। आप बताएं हमें आगे क्या करना चाहिए? आबद फ़ोन कान से लगाए रियान को खबरदार कर रहा था। इसकी आवाज़ में फिक्रमंदी नुमाया थी। रियान ने एक लम्हे के लिए गहरी सांस ली। इसके चेहरे पर एक चिलाक मुस्कान फैल गई, जैसे इसे अपने हाथ एक बहुत बड़ा मौका लग गया हो। पूरी नफरत तैयार करो और कबीले पर हमला करो, इसने कम आवाज़ में कहा, लेकिन इसकी आवाज़ में एक अजीब सा सुकून और ठहराव, तो जैसे वो कोई बहुत बड़ा प्लान किए बैठा है। सरदार की गैर मौजूदगी में कबीले पर इतना बड़ा हमला करना है कि पूरा कबीला लर्ज़ उठे। इसके लहजे में एक सरदार सार्द और पुख्ता रहता था। अब इससे किसी चीज़ की परवाह नहीं थी। इसका दिमाग में कबीले को हमेशा के लिए ख़त्म करने का एक बहुत बड़ा मनसूबा तरतीब पा रहा था। कबीले पर हमला करना तो खतरनाक साबित हो सकता है। आबद की आवाज़ में गहरी तशवीश थी और वो रियान को मज़ीद समझाने की कोशिश कर रहा था। आप जानते हैं ना, इस दिन सिर्फ आप कबीले में दाखिल हुए तो आपका क्या हाल किया गया था। अगर हमारा प्लान कामयाब ना हो सका तो। आबद का आधा अधूरा जुमला सुनकर रियान के माथे पर बल पड़ गया। इसकी आंखों में एक सर चमक आई थी। ये वही दिन था जब सरदार ने इसे जलील किया था, इसके यूनिफॉर्म उतारे थे, इसे भीख मांगने पर मजबूर किया था। वो दिन रियान आज तक नहीं भूल सका था। आबद का इसे इसका माजी याद करवाना रियान को सख्त नागवार गुस्सा। जितना कहा है इतना ही करो, मेरे साथ बहस करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ तबाही मचा दो, ऐसी तबाही जो कबीले का नक्शा बदल दे। रियान गुस्से से धार। इसकी आवाज़ में एक अजीब सा सुकून था, एक ऐसी ठंडक जो किसी बड़े तूफान से पहले आती है। वह सरदार पर वही वक्त लाना चाहता था जो कभी इसने रियान पर लाया था। यह मौका इसके लिए ज़ाती इंतकाम का एक बेहतरीन मौका था। रात की तारीखी में पुलिस की एक पूरी नफरी बगैर किसी पेश की इतला के कबीले के इस बाही समझे जाने वाले रास्ते से अंदर घुस गई, जिसे वो मरकजी दाखिली रास्ता समझते थे। इनके हाथों में बड़ी राइफलें थी और बंदूकें थी, जिनसे आधा गोलियां चलाई जा रही थी। गोलियों की चमक से रास्ते का सन्नाटा बार बार चीख उठता। मैदान में तबाही का एक हौलनाक मंजर था। कच्ची दीवारें गोलियां लगने से रेज़ा हो रही थी। हर चीज़ दरम से गिर रही थी और आग के शोले आसमान की तरफ लपक रहे थे। हर चीज़ लम्हों में राह का देर बनती जा रही थी। चारों तरफ धूल और धुएं का काले बादल छा गए थे, जिससे सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। पुलिस एहलकारों को खबर न थी कि कबीले में अंदर होने के और भी रास्ते हैं, और ना ही ने ये मालूम था कि कबीले के लोग पहाड़ों में या दीगर पोशाइदा मकामात पर भी बसेरा रखते हैं। इसके हिसाब से बस यही एक रास्ता कबीले के अंदर जाता था जिससे वो दाखिल हुए थे। इसीलिए इनकी साइड वजह इसी एक रास्ते और सामने नजर आने वाली बस्ती पर मरकूज थी। थोड़ी ही देर में वो पूरे मैदान का नक्शा बदल चुके थे। हर तरफ मबला, टूटे हुए बर्तन, बिखरा हुआ आसमान और जले हुए लकड़ी के टुकड़े फैले हुए थे। एक वक्त
परसुकुन मैदान आप जंग ज़दा इलाके का अपना मंजर पेश कर रहा था। गोलियों की आवाज़ें, आग के शोलों की लपक और धुएं की बदबू ने फिज़ा को भयानक बना दिया था। कबीले में इस वक्त एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी, जैसे इन लोगों को यकीन हो कि यहाँ कोई नहीं है। ये खामोशी तबाही के शोर से भी ज़्यादा खौफनाक थी। तुम सब लोग ठीक हो? किसी तरह का कोई नुकसान तो नहीं हुआ? बाला फ़ोन कान से लगाए अस्पताल से बाहर निकला था। इसे अभी भी खबर मिलती कि पुलिस वालों ने कबीले पर हमला किया है। शुक्र है कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन मैदान में काफ़ी तबाही मचाई गई है। अभी सरदार को गोली लगे कितना वक्त हुआ है कि कबीले पर हमला हो गया। ये सब कुछ पुलिस ने किया है। पुलिस ने रातों रात हमला किया है और यकीनन वो जानते हैं कि सरदार यहाँ मौजूद नहीं है, वरना सरदार की मौजूदगी में वो इस तरह की गलती करने की हिम्मत कभी ना करते। कबीले में मौजूद डाकू इसे खबरदार कर रहा था। बाला परेशान था, इसकी परेशानी पर बल पड़े हुए थे। इसकी परेशानी सिर्फ इसकी नहीं थी, बल्कि इसकी नहीं थी, ये सब कबीले वालों की परेशानी थी। लेकिन इस तरह से हमला करने के पीछे क्या मकसद था वो समझ नहीं पा रहा था। वो खामोशी से वापस अंदर आ गया। वहाँ मौजूद तकरीबन सब लोग ही बाला की परेशानी बांध गए थे। अपने अपने फ़ोन पर आने वाली खबरों पर सब लोगों की ही बाला की तरफ खामोश थे। मैं और दुआम यहाँ ही ठहर रहे हैं। बाला ने मीरू और बाकी सबको हुक्म देते हुए कहा। लेकिन मीरू ने कुछ कहना चाहा। मैंने कहा यहाँ से जाओ, यहाँ कोई नजर नहीं आना चाहिए सिवाय दुआम के। बाला ने गुस्से से टोका। इसकी आवाज़ में सरदार जैसी सख्ती थी। लेकिन बाला, हम लोग नहीं जाना चाहते, सरदार की जान खतरे में है। और चुप करो मीरू, और जो मैं कह रहा हूँ वो करो। मेरे साथ बहस नहीं, बोलो मत के सरदार के बाद इस कबीले का सरदार मैं हूँ और मेरा हुक्म पर चलाना तुम सबका फ़र्ज़ है। वह हुक्म दे रहा था जिस पर सब लोग ही सर झुका गए थे, जबकि इन्हें अपने 7 बार आने का इशारा कर चुका था। कल का सूरज तुलू होने से पहले कबीले का नक्शा वैसा ही होना चाहिए जैसे पहले था। इसने हुक्म दिया और सब लोग मानने पर मजबूर हो गए थे, जबकि तो हमको इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया था। वो अभी भी अपनी दुआओं में मसरूफ़ थे। अल्लाह खैर कर सरदार ठीक हो जाएगा, लेकिन इस तरह कोई भी चीज़ सरदार की परेशानी की वजह नहीं बननी चाहिए। हम इन पुलिस वालों को इनके मकसद में कामयाब नहीं होने देंगे। निकलो यहाँ से। कोई नहीं जाने का इशारा करता खुद वापस दुआम के पास आ गया था। रात का गहरा पर्दा अस्पताल के कॉरिडोर पर अभी भी तना हुआ था, जहाँ हर सांस एक उम्मीद की मुंतशिर थी। दुआम जाए नमाज पर बैठी हुई थी। इसकी सूजी हुई आंखें और बिरका चेहरा इसकी गुज़श्ता घंटों की बेचैनी का गवाह था। इसका दिल गवाही दे रहा था कि इसकी दुआएं सुनी गई हैं। बाला रदारी में पत्थर का बुत बना खड़ा था। हर गुजरता लम्हा रूह पर भारी था। अचानक ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला और डॉक्टर काशिफ, जो एक तजुर्बाकार सर्जन था, बाहर निकला। इसकी चेहरे पर थकान के बावजूद एक गहरा इत्मीनान था। बाला की सांसें थम सी गई। वो बिजली की तेजी से डॉक्टर की तरफ लपका। डॉक्टर साहब, सरदार कैसा है? मेरा सरदार। बाला की आवाज़ में अपना बेताबी थी, हर लफ्ज़ में सच्चाई की तरफ। डॉक्टर काशिफ ने अपना मास्क को नीचे करते हुए गहरी सांस ली। इसकी आंखों में नरमी थी। अल्लाह का शुक्र है बाला साहब, ऑपरेशन कामयाब रहा, गोली निकाल दी गई है, आपका सरदार अब खतरे से बाहर है। तो हम अपनी नमाज मुकम्मल करते हुए पूरी तरह से डॉक्टर की तरफ मुतवज्जो हो गई थी। डॉक्टर के अल्फाज ने इसका सारा वजूद कांप उठा। बस जाए नमाज से फ़ौरन उठी और लड़खड़ाती हुई डॉक्टर की तरफ। वही सच कह रहे हैं ना डॉक्टर साहब? डाकू जी ठीक हैं? वाकई ठीक है ना? इसकी आंखों के सामने से अब तक वो खून से लपटा हुआ मंजर न हटा था, जब सरदार बेबस इसकी बाहों में आ गिरा था। इसकी आवाज़ हिचकियों में गुम होने लगी। आंसू ने फिर आंखों का रास्ता लिया था, मगर इस बार इसमें खुशी की झलक थी। डॉक्टर काशिफ ने नरमी से दुआम के सर पर हाथ फेरा। हाँ बेटी, बिल्कुल ठीक है, आपकी दुआओं का असर है, वो आप सलामत है। कुछ ही घंटों में होश में आ जाएंगे, तब तक इन्हें मुकम्मल आराम की ज़रूरत है। दुआम के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट फैल गई। इसके आंसू अब बेहतर खुशी के समुद्र की सूरत बह निकले। इसे अल्लाह का शुक्र अदा करना था। डॉक्टर की जाती ही वो दोबारा से जान नमाज पर आ गई। वैसे जितने में गिरती अपने रब का शुक्र अदा करने लगी। इसके होंठों से मसलसल शुक्राने के अल्फाज और गोशियों में अदा हो रहे थे। शुक्र है मेरे अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे मालिक, तूने मेरी सुन ली। बाला ने बेईमान का गहरा सांस लिया था। इसके चेहरे पर राहत के तासर फैल गए। इसने बंद कमरे के दरवाजे की तरफ देखा। इसके चेहरे पर एक अजीब सा सकून था। अल्हम्दुलिल्लाह सरदार ठीक है, बाला ने दबी हुई आवाज़ में कहा। इसकी आंखों में नमी थी। वो मोबाइल फ़ोन लिए बाहर निकला था। इसे कबीले वालों को सरदार की हैरियत की इत्तला देनी थी। ये बेहद ज़रूरी था कि वो लोग इसकी फ़िक्र में यहाँ से जाने को तैयार न थे। इसे यकीन था कि वो लोग भी अभी तक इसके फ़ोन का इंतज़ार कर रहे होंगे। जुमरू, सरदार ठीक है, डॉक्टर ने कहा है कि इसका ऑपरेशन कामयाब हो चुका है, सरदार को कुछ घंटों में होश आ जाएगा। वो फ़ोन कान से लगाए हुए बोल रहा था, जबकि दूसरी तरफ से इसे कुछ परेशानी महसूस की थी। अल्लाह पाक का शुक्र है, बाला सरदार का ख्याल रखो, और यहाँ पर बहुत मसला हो गया है। जुमरू जहाँ सरदार की हैरियत सुनकर खुश होता वो वहीं वो अपनी परेशानी में गिरा हुआ था। क्या मसला है जुमरू, बोलो क्या हुआ? इसकी आवाज़ में अभी भी इत्मीनान की हल्की सी झलक थी। दूसरी तरफ से जुमरू की हामती हुई आवाज़ आई, जो खौफ और परेशानी से कांप रहा था। बाला बहुत बुरा हुआ है, पुलिस ने जो हमला किया है रात को, इससे काफ़ी ज़्यादा तबाही मची है। हमारे जानवर जख्मी हो गए हैं। एक औरत तो बहुत ही बुरी तरह जख्मी हुआ है, वो शायद बच नहीं पाएगा। बाला के चेहरे का रंग लम्हे भर में फाक पड़ गया। इसकी आंखों से सारी खुशी गायब होगी। इसकी जगह गहरी परेशानी और गुस्से ने ले ली। इसकी मुट्ठी फ़ोन पर इतनी सख्त हो गई, इसकी नसें तन गई। क्या कह रहे हो? कौन सा घोड़ा, किसका घोड़ा? और वो बाकी सारे घोड़े भी देखो, कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ? पूरे कबीला चेक करो, औरतें और बच्चे सब महफूज है ना? नहीं बाला, अल्हम्दुलिल्लाह इंसानों को कोई नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ नीचे मैदान में ही तबाही फैलाते रहे। इन्हें बाकी रस्तों का इल्म ही नहीं था। जुमरू की आवाज़ में अभी भी खौफ था, लेकिन बहुत नुकसान हुआ है। नीचे मर्दाने सारे टूट गए हैं, सामान बिखर गया, और हमारे जानवर वो बहुत जख्मी है। एक औरत तो ज़मीन पर तड़प रहा है, शायद आखिरी सांसें ले रहा है। बाला ने एक नज़र दुआम की तरफ देखा और अब भी चाहे नमाज पर बैठी हुई थी। इसकी आंखों में गुस्से और बेबसी का तूफान उमड़ आया। इसे लग रहा था जैसे सीने में आग जल उठी हो। ये सब इस रियान अकरम की बुज़दिली है। इसने सरदार की गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाया है, वरना इसकी क्या मचाल गया वो हमारे कबीले में कदम भी रखता। इसने दान पीसते हुए
कहा। हाँ, लफ्ज़ इंतकाम की आग में लिपटा होता है। ये सिर्फ घोड़े का ज़ख्म नहीं कि इनकी गैरत पर हमला से ये भी महसूस हुआ कि ये सिर्फ आगाज़ है और मज़ीद भी नुकसान हुआ होगा। मैं आ रहा हूँ, तुम लोग बस सब्र करो, कोई भी गैर ज़रूरी हरकत ना करना, मैं अभी पहुँचता हूँ। बाला ने फ़ोन करा। इसका हाथ अभी भी काँप रहा था। इसके सहन में कबीले की तबाहशुदा हालत और ज़ख्मी घोड़े का मंजर गुम रहा था। सरदार की सेहत की खुशी लम्हों में काफूर हो चुकी थी और इसकी जगह बेपनाह गम और गुस्से ने ले ली थी। इसे शदीद बेबसी महसूस हो रही थी कि इस वक्त वो सरदार के बगैर कुछ भी नहीं कर सकता था। बाला का ही सांस लेते हुए दुआम की तरफ आया, जो अभी भी खुशी के आंसू में डूबी सरदार के होश में आने का इंतजार कर रही थी। बाला का चेहरा भी फिर से सख्त था, जिस पर फिक्र और गुस्से के मिले जुले तासर थे। वो दुआम से कुछ भी छुपाने की कोशिश कर रहा था। दुआम, मुझे बहुत जरूरी काम के सिलसिले में अभी कबीले जाना होगा, बाला ने नरमी से कहा, लेकिन इसके लहजे में अजलाहत साफ नुमायाँ थी। तो तुम्हें थोड़ी देर के लिए यहाँ सरदार के पास अकेले रहना पड़ेगा। मैं ज़्यादा देर नहीं लगाऊंगा, जल्दी वापस आ जाऊंगा। तुम्हें यहाँ अकेले अस्पताल में रहना होगा। तो हमने फिर बेफिक्री से सर उठाया। इसके चेहरे पर इत्मीनान की एक मुस्कान थी। तो बस सरदार की ठीक होने की खबर से ही गर्ज था। हाँ हाँ ठीक है वाला भैया, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं डाकू जी के पास रहूँगी, मैं इनका पूरा ख्याल रखूँगी। इसने एक लम्हे सोचा, फिर इसके चेहरे पर एक मासूम सी मुस्कान आ गई। इसने अपने दुपट्टे की तरफ देखा, जो सरदार के खून से जगह जगह सुर्ख हो चुका था। वो 5-6 दफ़ा इसे धोने की कोशिश कर चुकी थी, लेकिन वो खून साफ ही नहीं होता था। बार बार नर्स से दुपट्टा मांगते हुए भी इसे शर्मिंदगी से होती थी। मैं इसकी ड्यूटी ख़त्म हो गई थी और वह अपनी चादर ले गई थी इससे, जिसकी वजह से इसे जाए नमाज से उठना पड़ रहा था। तुम्हें यहाँ अकेले डर तो नहीं लगेगा ना? वो परेशानी से पूछने लगा। अकेली कहाँ हूँ मेरे डाकू जी, मेरे पास तो है, आप आराम से जाइए और बेफिक्र होकर वापस आइए। आप वापसी पर ना मेरे लिए कोई मुनासिब लबास से एक नया दुपट्टा लेकर आइएगा। कल रात से मुझे नमाज़ पढ़ने के लिए नर्स से दुपट्टा लेना पड़ रहा है और वह नर्स नाइट ड्यूटी पर थी, इसे चादर के साथ सफ़र करती है और वो लेकर जा चुकी है, तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरे ये वाले कपड़े तो मैंने बुरी मुश्किल से साफ़ कर लिए थे, लेकिन ये दुपट्टा, ये तो मेरे डाकू जी के खून से ऐसा रंगा है कि अब साफ़ ही नहीं हो रहा। वो मासूमी से बोली, जबकि अपने डाकू जी का खून सोचकर इसकी आंखों में फिर से नम होने लगी थी। बाला ने नरमी से इसके सर पर हाथ रखा, लेकिन इसके दिल में छुपी परेशानी बरकरार थी। इसने तो उनके सर पर हाथ से प्यार से हाथ फेरा। ठीक है, तो हम तो फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ लेकर आऊँगा, बस सरदार का ख्याल रखना। बाला इसे कुछ ज़रूरी हिदायत देता कबीले की तरफ रवाना हो चुका था। तो हम अस्पताल की रायदारी में अकेली रह गई थी। इसके दिल में अब सिर्फ सरदार की जल्द होश में आने की मासूम ख्वाहिश थी। इसे मालूम नहीं था कि कबीले पर क्या आफत आ चुकी है। डॉक्टर ने इसे अकेले देखकर इसे सरदार के पास अंदर बैठने की इजाज़त दे दी थी। वो खामोशी से उठकर अंदर आ गई थी। कुछ देर बाद अस्पताल के कमरे में रोशनी फैलने लगी। सरदार ने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोली। इसके ऊपर के बहुत बारी थी और इसे अपने जिस्म में एक अजीब सी कमजोरी महसूस हो रही, जैसे सदियों से सो रहा हो। इसकी नज़रें इधर उधर घूमी और फिर सीधी दुआम पर चढ़ रही, जो इसके हाथ को थामे बिस्तर के करीब बैठी हुई थी। इसके चेहरे पर तकलीफ के आसार थे, लेकिन दुआम को देखते ही इसे एक इंतहाई कमजोर मगर सच्ची मुस्कान इसके होठों पर फैल गई। डाकू जी, दुआम के मुंह से निकला। इसकी आवाज़ में राहत, खुशी और बेपनाह मोहब्बत झलक रही थी। वो फौरन आगे बढ़ी और एहतियात से इसके सीने से लगकर रो पड़ी। इसके आंसू सरदार की कमीज़ को गिला कर रहे थे। इसे एक साइड करवट के बल लेटाया गया था, जबकि सरदार जो के पीछे सहारे से इसकी करवट को सीधा रखा गया था। इसे दुआम को अपने साथ लगाया और मुसलसल आंसू बहा रही थी, लेकिन आंसू गम के नहीं बल्कि खुशी और शुक्र के थे। आप ठीक है ना डाकू जी? मुझे लगा आप मुझे छोड़ देंगे, मैं तो मर ही जाती आपके बगैर। इसकी आवाज़ लरज़ रही थी, हिचकियाँ इसके अल्फाज को काट रही थी। सरदार ने अपना कमजोर हाथ उठाकर दुआम के गालों पर प्यार से फेरा। इसकी आवाज़ बामुश्किल निकल रही थी, मगर लहजे में गहरी मोहब्बत थी। मेरा सजन सही, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं देखो, तुम्हारा डाकू जी बिल्कुल तुम्हारे सामने है, मैं छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। ये डाकू तुमसे दूर रह ही नहीं सकता, ना इस दुनिया में ना इस दुनिया में ना उस दुनिया में। इसने दुआम को अपने कमज़ोर बाजू में हल्का सा बेचा। तुम्हारी दुआओं ने मुझे बचा लिया मेरी जान, तुम तो मेरी रूह हो, मेरा सोना मुखड़ा। इसके पास में सच्चाई थी। वो जानता था कि दुआम की दुआएं इसे मौत के मुंह से निकाल लाई हैं। तो हमने सर उठाया। इसकी आंखों में मोहब्बत से चमक रही थी। इसने सरदार के जख्मी कंधे को देखा और फिर इसके चेहरे पर बोसा दिया। सरदार इसके बेख्तियार हरकत पर हैरान हुआ था और खिलखिला और हल्का सा मुस्कुरा दिया। आपको कुछ नहीं होगा, मैं आपको कुछ होने ही नहीं दूंगी, आप मेरे हैं, बस मेरे। इसके होंठ सरदार के कालों पर, फिर पेशानी पर, फिर कमजोर लोगों पर बार बार जा ठहरे। वो मसलसल प्यार कर रही थी, जैसे इसका सारा खौफ आज इन्हीं बोसों में बहा देना चाहती हो। इसके वजूद से फूटने वाली मोहब्बत ने कमरे को भर दिया था। वो इसकी हरकतों पर हैरान हो रहा था। वो इतनी बेबाक हरगिज़ ना थी, लेकिन आज वो इसके बेहद करीब थी, बेहद करीब। वो इसे अपने सीने में भी छुपाए खुद से बेहद करीब कर गया था। कबीले का मंजर बाला की तवक्कुआत से कहीं ज़्यादा दलहराश और कर्बनाक था। सुबह की रोशनी फैल चुकी थी, मगर जो मंजर सामने था वो रात के अंधेरे से भी ज़्यादा खौफनाक था। पुलिस वालों ने वाकई एक रात में सब कुछ बदल दिया था। कच्ची दीवारें टूट फूट कर मबले का ढेर बन चुकी थी। अस्तबल जलकर राख हो चुका था। इससे अभी तक धुआं उठ रहा था, जो फिजा को सिया कर रहा था। कबीले का खास सामान, जो इनकी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी था, बिखरा पड़ा था, जला हुआ था और टूट फूट का शिकार था। सबसे ज़्यादा अफसोसनाक मंजर जख्मी जानवरों का था। भेड़, बकरियाँ और दीगर मवेशी गोलियों से जख्मी पड़े थे, जिनमें से कुछ की तो जान निकल चुकी थी। शहबाज सरदार का पसंदीदा और सबसे खूबसूरत घोड़ा पूरी तरह से जख्मी होकर ज़मीन पर तड़प रहा था। वो लोग इसका इलाज करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे। इसकी आंखों में तकलीफ साफ नजर आई थी और वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। ये क्या कर दिया इन जालिमों ने? बाला ने चीख कर कहा। इसकी आंखों में आंसू आ गए थे, जो गालों पर बह निकले। इसका दिल गुस्से से पट रहा था। वो इसका बाबा का घोड़ा था, बूढ़ा हो चुका था, लेकिन इससे मोहब्बत खत्म नहीं हुई थी। इस रियाना कदम को तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, इसकी नस्लें काट दूंगा।
सरदार की गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाया है इस बुज़दिल ने। इसके पीछे खबेरे कबीले के दूसरे मर्द भी गुस्से और बेबसी की तस्वीर बने हुए थे। इनकी आंखों में भी खून उतरा हुआ था। मीरू ने जख्मी घोड़े की तरफ देखा जो तकलीफ से करा रहा था। भला भैया ये बहुत बड़ा नुकसान है हमारे कबीला, हमारे जानवर, ये कैसे ठीक होगा। मीरू का पूरा ध्यान शाहबाज की तरफ था, जो जबकि अपने बाप के इस घोड़े के असैले देखते हुए बाला ने अपनी मुट्ठियों को इस कदर बेचा कि इसकी पूरे सफ़ेद पर गई। वो गुस्से से पागल हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में एक शदीद बेबसी थी। फिलहाल कुछ नहीं कर सकते, हमें सब्र करना होगा। मैं सरदार की हालत ऐसी नहीं कि हम कोई बड़ी हरकत करें। इसकी आवाज़ में तकलीफ और बेबसी साफ झलक रही थी। इसे एहसास हो रहा था कि सरदार के बगैर वो कितना बेबस है। इसकी ताकत की बुनियाद सरदार था, और ये बात हकीकत भी थी कि वह सरदार के हुक्म के बगैर कोई भी कदम नहीं उठा सकते थे। और बाला जवाब ने आकर इस तरह की कोई बेवकूफ़ी नहीं करना चाहता था। सुनो, अभी सारे नुकसान का लगाओ और ये सारा मामला फ़ौरन हटाओ। कोई जली हुई चीज़ बाकी नहीं रहनी चाहिए। कल का सूरज तुलू होने से पहले कबीले का रक्षा वैसा ही होना चाहिए जैसे पहले था। कोई एक भी चीज़ बदली हुई नजर नहीं आनी चाहिए। समझे सब। बाला ने गरज कर हुक्म दिया। सरदार इस वक्त अस्पताल में है। डॉक्टर ने उम्मीद दिलवाई है कि इसे होश आ जाएगा। हो सकता है इसे अब तक होश आ गया हो, लेकिन हमने इस बात का ध्यान रखना है कि जब तक सरदार पूरी तरह से सेहतयाब ना हो जाए, हमें इसे किसी भी बात पर गुस्सा नहीं आना देना चाहिए, वरना इसका गुस्सा कितना खतरनाक है हम लोग जानते हैं। इसकी आवाज़ में वो सख्ती थी जो इसके अंदरूनी बेबसी को छुपा रही थी। सब लोग सर झुकाकर काम पर लग गए। इन्हें मालूम था कि सरदार की गैर मौजूदगी में बाला का हुक्म ही इनके लिए सब कुछ है। इनके हाथों में गम, आंखों में इंतकाम और दिलों में सरदार के लिए वफादारी थी। सरदार के होश में आने के बाद अस्पताल का कमरा दवाम की मौजूदगी में महक रहा था। वह सरदार के बिस्तर के करीब बैठी, इसकी आंखें मोहब्बत और तशरीफ़ से चमक रही थी। वह अभी तक इसके साथ लगी हुई थी। सरदार ने अपना कमज़ोर हाथ उठाकर दवाम के गाल को छुआ। इसकी आंखों में अभी भी बेबाकी थी जो इसकी पहचान थी। आप मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे डाकू जी, कभी नहीं। मुझे आपके बगैर सांस भी नहीं आती। तो हमने कहा। इसके होंठों से एक बार फिर सरदार के कमज़ोर होठों को छुआ। वो इसके गालों पर, पेशानी पर, उसके बंद आंखों पर बार बार बोसा दे रही थी, जैसे इसे यकीन दिलाना चाहती हूँ कि वह हमेशा इसके पास है। इसके लम्स में मोहब्बत और एक जुनूनी मलकियत थी। वो हरगिज़ नहीं जानता था कि इसकी सरदारनी इससे इतनी मोहब्बत करती है। सरदार के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान फैल गई। इसने दुआम का हाथ और अपने होठों के करीब लाया। मेरी सजन साईं, तुम तो मुझे अब बीमार भी नहीं रहने दोगे। मुझे लग रहा है कि तुम्हारी ये बोस से ही मेरी दुआ है। इसकी आवाज़ सरगोशी जैसी थी जिसमें बेबाकी और चाहत का नशा था। तुम तो मुझे नशाई बना डालोगी। वो दुआम के लाड देखकर अपनी तकलीफ भूलता जा रहा था। इसके जिस्म की कमजोरी भी इसके जज्बों को रोक नहीं पा रही थी। इसने नरमी से इसके गालों पर अपने लब रखकर एक गहरा लम्स छोड़ा था। दुआम ज़रा शर्माई, फिर चुपकर इसके कान में सरगोशी की। नहीं डाकू जी, मैं आपको नशाई नहीं बनाऊंगी, बल्कि मैं आपसे ये सारे गंदे काम छुड़वा लूँगी। अब आप ये सब कुछ नहीं करेंगे। आज के बाद ना आप ऐसा काम करेंगे और नहीं आपकी जान को कोई खतरा होगा। उसके लहजे में मासूमाना जिद थी। मुझे नहीं चाहिए ऐसे पैसे जो आपकी जान ले लें। आपको पता है कि मैंने अल्लाह से कितनी दुआएं की हैं। मुझे लगा मैं मर जाऊँगी आपके बगैर। सरदार ने दुआम की ये मासूम से बड़ी और मोहब्बत से बड़ी बातें सुनी। इसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो दुआम की इन बातों पर जोर से मुस्कुरा रही। इसकी हंसी में शरारत थी। वो जानता था कि दुआम डर गई है और कितनी मासूमियत से ये सब कह रही है। वो इसकी मोहब्बत और फिक्र में डूबा हुआ था। हाय मेरी सजन साईं, कितनी ज़िद्दी हो गई है ना। डर गया मेरा काका। वो नरमी से इसके लब को चूमते हुए बोला। इसकी रोमांटिक मूड को ऑन होते देखा दुआम की आंखों में शरारत आई। अच्छा, मैं नमाज़ पढ़ने जा रही हूँ, अब बस यहीं आराम करें, अब आपको कुछ नहीं होगा। दुआम ने कहा और सरदार के करीब से उठी। इसने सरदार के माथे पर एक आखिरी बोसा दिया और वो कितनी देर आंखें बंद किए इसके लबों को अपने माथे पर महसूस करता मुस्कुराता रहा। वो आस्तिकी से बाहर निकल गई। अब इससे बाहर ही किसी को ढूंढना भी था जिसे नमाज अदा करने के लिए इसे अपना दुपट्टा दे सके। जैसे ही दुआम कमरे से बाहर निकले, अस्पताल के कॉरिडोर में छुआ बैठा रियान अकरम बिजली की सी तेजी से सरदार के कमरे में दाखिल हुआ। इसकी आंखों में एक शैतानी चमक थी। उसके होठों पर एक पताना जहरीली मुस्कान। वो बिस्तर पर लेटे हुए बस सरदार के करीब आया और उसकी हालत का जायजा लेने लगा। सरदार ने हैरत से देखा था। इसे देखते ही उठने की कोशिश करने लगा। अरे सरदार, तुम्हें तो गोली लग गई, जिंदा बच गए हो। ये जानकर तो मुझे बड़ी खुशी हुई। रियान के लहजे में तंज और जहर घुला हुआ था। इसकी आवाज़ में सब वो सर मरी थी जो सुनकर दिल दहल जाए। सरदार ने आंखें गुस्से से बंद की और फिर खोल कर इसे देखा। इसकी नजरें रियान पर जम गई। आंखों में सर्द मेहरी और गुस्सा भरा हुआ था। वो कुछ बोला नहीं, बस बोलता रहा। इसकी खामोशी में एक तूफान छुपा था। है, तुम तो जिंदा बच गए, लेकिन तुम्हारा कबीला वो तो तबाह हो गया। कल रात तुम्हारी गैर मौजूदगी में मैंने तुम्हारे कबीले का क्या हाल किया है, तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा। रियान के अल्फाज में इंतकाम की आग थी। वो सरदार को देखकर अपनी बुज़दिली का किस्सा सुनाने आया था। ये वही वक्त था जो वो सरदार पर लाना चाहता था, जबकि सरदार ने इसे जलील किया था। पूरे मैदान में तबाही मच चुकी है। सारे घर मबले का ढेर बन गए हैं। तुम्हारे जानवर जख्मी हुए हैं। अब अगर तुम नहीं होगे तो तुम्हारे कबीले का क्या होगा। कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। तुम नहीं हो तो इनका क्या हाल करूंगा, सोच भी नहीं सकते तुम। इन सबको मार दूंगा, इनकी नस्लें खत्म कर दूंगा। रियान के चेहरे पर एक करिया मुस्कुराहट थी। वो सरदार की बेबसी से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था। इसे सरदार की आंखों में गुस्से के बावजूद मौजूद बेबसी को देखकर सुकून मिल रहा था। तुम्हारे लोगों ने तो तुम्हें खबरदार भी नहीं किया। हर कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें बताने के लिए आ गया यहाँ तक। अब मैं चलता हूँ, बहुत देर हो गई है, मुझे जाना चाहिए। तुम आराम करो। जितने तुम यहाँ आराम करोगे, मैं तुमसे वादा करता हूँ इतने दिन में तुम्हारे कबीले की
तबाही मचाऊंगा। वो इसे देखते हुए खामोशी से बाहर निकल गया था, जबकि सरदार तब तक इसे घूरता रहा जब तक वो गायब ना हो गया। सरदार की आंखों में गुस्से की आग भड़क उठी थी। इसकी मुट्ठियां बिस्तर पर रखी हुई थी, सख्ती से बिछ गई। इसकी नाखून हथेलियों में गल गए, मगर इसे दर्द का एहसास तक न हुआ था। रियान अकरम की वहाँ रहते हुए वह एक लफ्ज़ भी नहीं बोला था। बस अपनी वहशी आंखों से इसे घूरता रहा। इसकी निगाहों में एक ऐसा तूफान था जो अभी फटने के लिए बेताब था। अकरम की हर धमकी, इसका हर तंज सरदार के दिल पर जख्म कर रहा था। इसकी हिम्मत, इसकी बुज़दिली काबिले दीद थी। अकरम, तुमने मुझसे कबीले से दूर किया और मेरी गैर मौजूदगी में मेरे कबीले पर हमला किया। सरदार ने अपने अंदर ही अंदर गरजते हुए सोचा। इसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। अभी तो सरदार सिर्फ एक गोली खाकर लेटा था और इसे ताने मारने आ गया था, अपनी बुज़दिली का किस्सा सुनाने आ गया था। अगर सरदार को कुछ हो गया तो वो क्या करेगा, ये सवाल रियान के जाते ही सरदार के जहन में गूंजने लगा। इसे अपनी बेबसी पर गुस्सा आ रहा था। वो लेटा हुआ था और अपने कबीले पर हमले की खबर सुनकर बेबस महसूस कर रहा था। ये सोचकर कि इससे अपने लोगों मुसीबत में है और वो कुछ भी नहीं कर सकता, इसे अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। इस रियान अकरम को तो मैं बस ऐसी मौत दूंगा कि वो अपनी 7 नस्लों तक याद रखेगी। इसकी आंखों में इंतकाम की एक नई चमक उभरी जो इसके चेहरे पर खौफनाक लग रही थी। इसे अब मजीद होश में आना था और रियान को इसकी औकात दिखानी थी। इसकी बेबसी अब एक नए खौफनाक अज़म में बदल चुकी थी। रियान सरदार के कमरे से निकला और तेज कदमों से बाहर की तरफ बढ़ा। वह इस वक्त फतेहाना मूड में था, लेकिन इसी लम्हे इमरजेंसी गेट के पास इसकी टक्कर दुआम से हुई। दुआम नमाज पढ़ने के बाद अब अस्पताल से बाहर की तरफ जा रही थी ताकि रिसेप्शन पर इस नर्स को इसका दुपट्टा वापस कर सके। रियान इसे देखकर टकटका। इसके होंठों पर एक तंजिया मुस्कुराहट फैल गई। इसे देखते ही दुआम हैरान हुई और यहाँ क्या कर रहा था, इसकी पहली सोच यही थी। हेलो साली साहिबा, कैसी हो तुम? तुम्हारा शोर कैसा है? फिलहाल तो सिर्फ इसे गोली लगी है। रियान ने दुआम की परेशानी को भांपते हुए कहा। इसकी नज़रें दुआम की सूजी हुई आंखों पर जिसके लहजे में जहर घुला हुआ था। तो मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहता। सरदार जो काम करता है इसमें जान को वाना एक आम सी बात है। वो दुआम के करीब आया, इसकी आवाज़ में शायद बहरी थी। कभी कोशिश करना ये जानने की कि रिकेती करते हुए कबीले के कितने सरदार मारे जा चुके हैं और ये कबीले में कितने डाकू मौत के घाट उतर चुके हैं। तुम्हारे सरदार की किस्मत अच्छी है कि इसकी ज़िंदगी थी इसलिए बच गया, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर दफ़ा वो बच जाए। ये नहीं कि ये एक डकैती खतरनाक थी, इसकी सारी डकैतियाँ ही जानलेवा होती हैं। रियान जान चुका था कि वो इन सब चीज़ों के बाद अब बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गई है, इसलिए रियान ने इसे मज़ीद खौफज़दा करने की कोशिश की। इसके अल्फाज तीर की तरह दुआम के दिल में वो सीधा हो रहे थे। तुम इस इंसान के दम पर उछल रही हो, इसके नाम पर जी रही हो। अगर यही ना रहा तो तुम्हारा क्या होगा? सोचो तो सही, तुम अकेली रह जाओगी, बिल्कुल अकेली। इस दुनिया में तुम्हारा कोई भी नहीं बचेगा, तुम बेसहारा हो जाओगी। रियान ने दुआम के कंधे पर हल्का सा हाथ रखा। रोक लो इसे, इस अभी भी वक्त है, ये ना हो गया कुछ भी ना बचे और फिर तुम्हारे पास जीने के लिए कुछ ना हो। रियान ने तंजिया मुस्कान के साथ कहा और इससे वहाँ हैरान परेशान छोड़कर आगे बढ़ गया। दुआम का दिल खौफ से लरस रहा था। इससे रियान के अल्फाज कर भी हकीकत लग रहे थे। रियान के जाने के बाद दुआम वहीं साथ खड़ी थी। इसका वजूद कांप रहा था। रियान के अल्फाज इसके जहन में गूंज रहे थे जैसे किसी ने इसके कान में शीशा पिघला दिया हो। जानलेवा काम, अकेली रह जाओगी, इसके दिमाग में बस यही जुमले घूम रहे थे। इससे अकरम की बातें ठीक लग रही थी। सरदार की हालत, इसके जिस्म पर लगे जख्म, इसके खून रुदा कमीज़, ये सब इसकी आंखों के सामने था और वो दोबारा इसे इस हालत में नहीं देखना चाहती थी। इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर अब इन आंसू में सिर्फ एक दुख नहीं बल्कि एक ताज़म भी था। इसने खुद से वादा किया था, मैं ये जानलेवा काम अब कभी भी राखू जी को नहीं करने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। दुआम का मासूम चेहरा आंसू से भीगा हुआ था, लेकिन इसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो इसकी मजबूती इरादे का पता दे रही थी। ये इसका एक हिकमती फैसला था। वो अपने राखू जी को किसी भी कीमत पर महफूज देखना चाहती थी, चाहे इसके लिए इसके खिलाफ ही क्यों न जाना पड़े। इसे अब सरदार को रोकना ही होगा, ये इसकी जान बचाने के लिए ज़रूरी था, चाहे इसके लिए इसे सरदार से लड़ना ही क्यों न पड़े। इसने एक लंबी सांस ली और अपने आंसू पोंछते हुए वापस सरदार के कमरे की तरफ बढ़ने लगी। इसके कदम भी अब एक नए हौसले इसके कदमों में अब एक नया हौसला था। अस्पताल की राहदारी में बाला के कदम बेचैनी से आगे बढ़ रहे थे। इसके दिल में एक ही नाम था, एक ही पुकार थी, सरदार। कबीले की बिगड़ती हालत को किसी हद तक संभालने के बाद वो भागा चला आया था, मगर जब तक सरदार को अपनी आंखों से न देखने से छूने वाले रूह को करार नहीं आ सकता। इसके हाथ में एक थैला था जिसमें दुआम के कपड़े और वो खाना था जो सरदार को पसंद आता। इसकी नज़रें बेचैनी से डॉक्टर काशिफ को तलाश कर रही थी और फिर इसकी निगाहें ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे से बाहर निकलते डॉक्टर पर जम गई। डॉक्टर काशिफ के चेहरे पर तकन के बावजूद एक इत्मीनान था जो बाला के मुरझाए दिल में एक उम्मीद की किरण जगा गया। डॉक्टर साहब, सरदार कैसा है? बाला के होंठों से अल्फाज नहीं, इल्तिजा के सिवा कुछ भी नहीं निकल रहा था। इसकी आवाज़ में बेचैनी थी। डॉक्टर काशिफ ने अपना मास्क को नीचे करते हुए गहरी सांस लिया। बाला साहब, अल्लाह का शुक्र है सरदार को होश आ चुका है, इसकी हालत अब बहुत बेहतर है, खतरे से बाहर है। आपने बिल्कुल सही वक्त पर इसे यहाँ पहुँचाया। डॉक्टर के अल्फाज बाला के कानों में शायद बोल रहे थे। बाला के पूरे वजूद पर एक ठंडक सी छा गई। इसकी आंखों में क्या मैं अंदर जा सकता हूँ? मैं इसे एक नज़र देखना चाहता हूँ, बस एक नज़र। अब जब तक मैं इसे देखूंगा नहीं मुझे सुकून नहीं मिलेगा। इसने डॉक्टर को देखते हुए कहा तो डॉक्टर ने हाँ में सर हिलाया, मगर चंद एहतियाती तदबीर के साथ। इन्हें मुकम्मल खामोशी और आराम की ज़रूरत है। इसकी मिसेज यहाँ बाहर अकेली थी तो हमने इन्हें अंदर भेज दिया, लेकिन आप बहुत ज़्यादा देर बातचीत से गुरेज करें। डॉक्टर ने जवाब दिया। जी डॉक्टर, मैं पूरी एहतियात करूँगा, आपका बहुत शुक्रिया। बाला ने दिल ही दिल में दोनों हाथ उठाकर अल्लाह का शुक्र अदा किया, लेकिन एक ऐसी दुआ इसके होंठों से निकली जो इसने ज़िंदगी में शायद ही कभी इतनी शिद्दत से मांगी हो। वो थैला था में सरदार के कमरे की तरफ बड़ा। सरदार का ठीक होना इसके लिए सुकून था। कमरे के अंदर मदम रोशनी फैली हुई थी। दुआम सरदार के बिस्तर के करीब बैठी हुई थी, अपनी उंगलियां इसके बालों में आहिस्ता आहिस्ता फेर रही थी। सरदार की आंखें बंद थी मगर वो जाग रहा था। दुआम की उंगलियों का हर लम्हा इसको सुकून की गहराइयों में महसूस कर रहा था।
ये लम्बे से एक ऐसा सुकून दे रहा था जो इसने शायद बरसों से महसूस नहीं किया था। सुबह के तकरीबन 3 बजे के आसपास इसे होश आया था। तब से दुआ में एक ही बात पर बात थी, लेकिन वो चाहकर भी इसकी बातें नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो बस एक ही बात करती रही थी कि ये सारे काम छोड़ दे और अब मैं आपको ये काम नहीं करने दूंगी। इस बात को वो सिवाय इग्नोर करने की और कुछ भी नहीं कर पा रहा था। लेकिन अपने सजन साईं को इग्नोर करना भी तो आसान नहीं था। अब आपको अब ये सब कुछ छोड़ देना चाहिए, बस अब और नहीं। मैं आपको खोना नहीं चाहती डॉक्टर जी। वो हर थोड़ी देर के बाद बस ये एक जुमला दोहरा रही थी। सरदार ने इसकी मासूम सी सुनी और बस इसका नरम हाथ अपने सर के बालों पर रखकर चुपचाप लेटा रहा। तो हमने सरदार की खामोशी को इसकी नींद समझा और चुपके से इसके बालों में उंगलियां चलाने लगी, मगर इसकी शरारतें कम नहीं हो रही थी। कभी वो अपनी उंगलियां प्यार से इसकी बंद आंखों पर फेरती और कभी इसके होंठों पर, जैसे इन बेबाक होठों की खामोशी तोड़ना चाहती हो। सरदार के लबों पर इसकी अदाओं पर एक मध्यम छुपी हुई मुस्कुराहट आ जाती है, एक ऐसी मुस्कुराहट जो इसके अंदर की खुशी को जाहिर करती थी। वो इसी तरह आंखें बंद किए लेटा रहता। दम की गुर्बत इसकी मासूमियत तो इसकी मोहब्बत को अपने रगों पे में महसूस करता दिल से दुआ कर रहा था कि काश ये लम्हा कभी खत्म ना हो। बाला दरवाजा खोलकर नहरी आस्तिकी से कमरे में दाखिल हुआ। इसने देखा कि दुआम सरदार के बालों में उंगलियां फेर रही है और सरदार आंखें बंद किए लेटा है। शायद वो गहरी नींद सो रहा था। अभी वो बिस्तर के करीब पहुंचा ही था कि सरदार की आंखें यकदम खुल गई और इसकी नजरें सीधी बाला के चेहरे पर जम गई। इन आंखों में अभी भी गुस्से की चमक मौजूद थी। बाला रकम अस्पताल पहुंचा दी थी। सरदार ने फौरन सवाल किया। इसकी आवाज में तेजी थी, गोया वो बिस्तर पर अभी अपने फराइज से गलफ नहीं था। बाला को तो कल से होश ही नहीं था कि इसने रकम अस्पताल पहुंचा दी। हालांकि कल सरदार ने अपनी जान पर खेलकर इन्हें अस्पताल के लिए भेजा था, लेकिन सरदार को गोली लगने का सुनकर वो लोग आधे रास्ते से ही लौट आए थे। सुनाई नहीं दिया तुमने? मैंने पूछा, रकम अस्पताल पहुंचाई दी थी या नहीं? आपकी दफा वो गुस्से से बोला। तो हम जो अब तक सरदार की खामोशी पर परेशान थी, हैरान रह गई। वो फल्ला ये क्या हो रहा है? इसने घूर कर सरदार को देखा था। वो कब से इससे बात करने की कोशिश कर रही थी और वो सो रहा था। इससे सरदार की इस रवैये पर जलाहट महसूस हुई। वो सरदार से बात करना चाहती थी और यहाँ या बाला के आते ही ऐसे जाग उठा जैसे अभी तक सोया ही ना हो। मतलब वो सिर्फ ड्रामे कर रहा था, ऐसे झूठ मूठ का सोया हुआ बन रहा था। तो मुंह बनाकर से घूरने लगी, जबकि सरदार का सारा ध्यान बाला की तरफ था। बाला ने नजर झुकाते हुए कहा, नहीं सरदार, नहीं कर पाया। मैं वहाँ पहुंच गया था, मगर रास्ते में कुछ तुम्हें गोली लगने की खबर आ गई। आज इंशाल्लाह हो जाएगा। आज कर दूंगा रकम में, आज ही इनके हवाले, वादा है मेरा। सरदार का चेहरा गुस्से से टमटमाता गया। इसकी आंखों में एक सर चमक उभरी। क्यों नहीं कर पाए? इसने हारते हुए कहा, ऐसी कौन सी क़यामत आ गई थी कि तुमसे एक छोटा सा काम भी नहीं हुआ? तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ बिस्तर पर पड़ा रहूंगा और तुम अपने फ्राइज से गालिब रहोगे? ये छोटा सा काम था जिसे तुम लोग ना कर सके। तुम जानते हो इस रकम की कितनी अहमियत है, कितनी जानें इससे जुड़ी है। इसकी आवाज़ में दर्द के बावजूद ऐसी गरज थी कि कमरे की फिजा थरथरा उठी। तो हम भी एक पल के लिए लरज़ गई। सरदार हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो। बाला ने इसके करीब आने की कोशिश की। इसके चेहरे पर इल्तिजा यकीनी दहानी थी। बस थोड़ा सा वक्त चाहिए। बाला, मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना जब तक मेरा काम ना हो जाए। दफा हो जाए यहाँ से। सरदार ने बेरहमी से कहा। इसकी आंखों में गजब की आग बरक रही थी। बाला भी टकटका गया। इसने दवाम के लिए लाया हुआ खाने का डब्बा और कपड़ों वाला थैला बिस्तर के करीब मेज पर रखा। दवाम, इसमें तुम्हारे सरदार के लिए खाना है, तुम्हारे लिए लिबास तुम बदल लेना और तुम्हारी चादर भी इसी में है। मैं चलता हूँ। वो एक हसरत बड़ी नजर सरदार पर डाले खामोशी से कमरे से निकल गया। इसे अपनी नाकामी का शदीद एहसास हो रहा था। बाला के जाने के बाद दवाम ने सरदार की तरफ देखा। इसके चेहरे पर दुख और नदामत के मिलजुले दास्तान थे। उफ अल्लाह डाकू जी, आपने क्या किया? ऐसी कौन सी क़यामत आ गई थी? आपने बाला भैया को इस तरह से डांटना शुरू कर दिया। इसकी आवाज़ में भाई के लिए प्यार और सरदार से नाराजगी थी। आपको पता है वो आपके लिए कितने फिक्रमंद थे? इसने अपनी आंखों से देखा। कल रात छुप छुप कर रो रहे थे और आपको इस हालत में देखा। कितने परेशान थे वो आपसे। बहुत प्यार करते हैं, सच्ची वाला। दवाम की आंखों में नमी सी तैरने लगी। ये बाला के लिए इसकी बेपनाह मोहब्बत का इजहार था। वो बेशक इसका सगा भाई नहीं था, लेकिन अगर इसका कोई सगा भाई होता तो बाला से इसे अभी बरकर होता। आपको इन्हें इस तरह से नहीं डांटना चाहिए था। कम से कम इनसे मिल तो लेते, इनसे दो प्यार के बोल तो बोल लेते। वो गुस्से से इसे भाषण देने लगी थी। सरदार ने कमजोर नजर इस पर डाली। इसके चेहरे पर थकान के बावजूद देख सकती थी। इसने दवाम का नरम हाथ थामा और वापस से अपने बालों पर रख लिया। मेरा काम ज़्यादा ज़रूरी था सजन साईं, इसलिए इसे भेजा है। इसके लहजे में कोई लचक नहीं थी। तो क्या फजूल चीज़ों में लग गई हो? मुझे अभी नींद आ रही थी। नहीं, मुझे आपसे बातें करनी है। उठे आपने? नहीं, आप और नहीं सो सकते। मैं नाराज़गी से बोली। तो अच्छी बातें नहीं कर रही हो, ये बोरिंग बातें बाद में कर लेना। दवाम ने सरदार के चेहरे को गौर से देखा। इसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मैं अच्छी बातें करूंगी, मुझे बहुत सारी बातें करनी है आपसे। इसने सरदार के चेहरे पर निगाहें जमाते हुए लाड से कहा, मेरा मतलब कि अच्छी बात है। वो आंखें खोलकर इसे देखते हुए शरारत से बोला था। दवाम ने नफी में सर हिलाया। वह इसकी बात का मतलब फौरन समझ गई थी। नहीं, आपकी मतलब वाली नहीं है, दूसरी वाली। बहुत सारी बातें जो मेरे दिल में हैं, जो मुझे बेचैन किए हुए हैं। मैं आपसे हर बात कहना चाहती हूँ, आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने क्या सोचा है आपके लिए। सरदार ने गहरी सांस ली। इसने दवाम का हाथ अपने सर पर मजीद मजबूती से थामा। उसके होठों पर एक शरारती मुस्कुराहट उभरी। मेरा सजन साईं, मुझ पर गूंदगी तारी है। पता नहीं कौन से इंजेक्शन लगाए हैं इन लोगों ने मुझे। मेरा दिमाग सुन है, मुझे तुम्हारी कोई बात समझ नहीं आ रही। वो एक शरारती मुस्कुराहट के साथ बहाना बना रहा था। फिर तुम नाराज़ हो जाओगे कि मैं तुम्हारी बातों का ठीक से जवाब न दे पाया तो। और मेरी इतनी प्यारी सजनी का नाराज़ होना मुझे मंजूर नहीं। तो हमने इसके चेहरे को गौर से देखा। इसे मालूम था कि ये बहाना है, मगर इसकी आंखों में एक मासूम सी चमक थी, गहरी मोहब्बत। इसने आस्तिकी से इसके बालों में उंगलियां चलानी जारी रखी, जैसे इसके बहाने पर यकीन कर लिया हो। इसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई। आज डॉक्टर बेलिया के करियर का एक इंतहाई अहम दिन था। वह शहर के सबसे बड़े और जदीद अस्पताल में अपने सीनियर डॉक्टर को असिस्ट करने के लिए आई हुई थी। इसका दिल खुजोश और घबराहट के मिले जुले एहसास से धड़क रहा था। मैं ये कर सकती हूँ, मैंने इस दिन के लिए बहुत मेहनत की है। बिला ने अपने आप से कहा, यह सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं, ये मेरी पहचान है, मेरे हुब्बों की तकमील है।
अस्पताल का मामूल मामूल से ज़्यादा चुस्त और परज़म था। आज यहाँ एक बहुत बड़ा ऑपरेशन होने वाला था, जिसके लिए दुनिया भर से मशहूर सर्जन बैरून मुल्क से खुद खासतौर पर मदऊर किए गए थे। ये एक लाइव क्लास थी, जिसे मुल्क भर के मेडिकल कॉलेज में बराह रास्त दिखाया जाना था। मेडिकल की दुनिया का एक अजीम लम्हा कराची के 30 बड़े अस्पतालों के दरमियान होने वाले मुकाबले डॉक्टर ऑफ द मंथ जीतने के बाद कोई से 4 खुशकिस्मत डॉक्टर को इस अमेरिकन सर्जन को असिस्ट करने का मौका मिल रहा था, और बेला भी इन्हीं मंतखब डॉक्टर्स में से एक थी जो आज इस सर्जरी का हिस्सा बनने वाली थी। बेला के चेहरे पर एक खास चमक थी, इसकी आंखों में मुस्तकबिल की रोशन ख्वाब रक्षा कर रहे थे। इसके हाथ हल्के से कांप रहे थे, मगर इसके इरादे चट्टान की तरह मजबूत थे। वो आज अपना बेहतरीन देने के लिए पुरज़म थी। इसका ऑपरेशन के बाद इनका बहुत बड़ा टेस्ट होना था, और अगर वो इस टेस्ट में पास हो जाती तो इन्हें बाकी के होम जॉब करने का मौका इसी अस्पताल में मिल जाता। इस अस्पताल में हर तरह के मौजूद थी। यहाँ से अगर बस सीकर निकलते तो इन्हें किसी मैदान में शिकस्त नहीं हो सकती थी। अस्पताल के एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक में बाला ने अपने चमड़े के थैले कीमती रकम के बंडल निकालकर सामने मेज पर रख दिए। करेंसी नोटों की गड्डियां मेज पर बिखर गई। बाला का चेहरा संजीदगी और मकसद की गवाही दे रहा था। ये लीजिए, पूरे 70 लाख है, फिलहाल इस रकम से काम शुरू कीजिए। बाला ने अस्पताल के नुमाइंदों की तरफ देखते हुए कहा। इसकी आवाज़ में कोई लचक नहीं थी। बाकी बच्चियों का इलाज आज से ही शुरू कीजिए, एक भी लम्हा ज़ाया नहीं होना चाहिए। इसने गहरी सांस ली। फिक्र ना करें, 2-3 दिन में आप लोगों को बाकी रकम भी मिल जाएगी, और अगले महीने की रकम अगले महीने देखी जाएगी। अस्पताल के नुमाइंदों ने रकम वसूल की। इनके चेहरों पर इत्मीनान और गैर शुक्रगुजारी के गहरे तासरात नुमाया थे। एक नुमाइंदे ने रकम को गिनना शुरू किया, जबकि दूसरे ने तफ्तीश भरी आवाज़ में कहा, ठीक है, हम आज से ही इलाज शुरू कर देंगे। ये बहुत बड़ी मदद है बाला साहब। इसने सर उठाकर बाला की तरफ देखा। आप हमारा एक पैगाम अपने सदाकत तक पहुंचा दीजिएगा। इस दफ़ा ज़्यादा बच्चियां हैं, 34 बच्चियां हैं जो 34 बच्चियां हैं जो लोकोमिया की मरीज़ हैं। इन सब की हालत बहुत नाजुक है। पहले से ज़्यादा आपको फिक्र की ज़रूरत नहीं है। आप इलाज शुरू कीजिए, हम टेस्टों का इंतजाम कर देंगे। बाला ने इनकी बात काटते हुए कहा। इसकी आंखों में एक अज़म था, हम किसी को बनने नहीं देंगे। वो कहते हुए तेज़ी से वहाँ से निकल रहा था, जब अचानक दरवाजे से अंदर दाखिल होती डॉक्टर बेला इसकी डॉक्टर बेला से इसकी टक्कर हुई। एक लम्हे को दोनों टिकटिकाए, इनकी आंखों में एक दूसरे से मिली। बाला ने एक लम्हे के लिए इस पर एक मुस्कुराती निगाह डाली, और एक ऐसी मुस्कुराहट जो इसके नकाब के पीछे छुपी थी, और बगैर किसी तर्क के अस्पताल से बाहर निकल गया। बेला के दिल में एक अजीब सी जैसे उसकी लहर दौड़ गई, जबकि वो सामने मौजूद नोटों की गड़ियां देखकर हैरान भी थी। बेला की आंखों में हैरत और उलझन के मिले जुले तासरात थे। जब इसने डॉक्टर तलत से पूछा, इसकी आवाज़ में अभी तक बेयकीनी थी, डॉक्टर तलत, ये आदमी यहाँ क्या कर रहा था? ये तो डाकू है मेरे भाई। आजकल इन डाकुओं के पीछे ही लगे हुए हैं। ये बहुत खतरनाक लोग हैं। ये यहाँ अस्पताल में क्या कर रहे थे? आपको फ़ौरन पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए था। गांव के अस्पताल में तो लोगों ने कहर मचा रखा है, लेकिन आप लोग तो इनके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं ना। ये अस्पताल इतना बड़ा है, इतने पावन में है, आप लोग इनके खिलाफ रिपोर्ट की। ये लोग बहुत खतरनाक हैं। डॉक्टर ने बेला के उलझे चेहरे को देखा, फिर गहरी सांस ली। रिलैक्स हो जाइए डॉक्टर बेला, वो लोग होंगे खतरनाक, लेकिन हमारे लिए किसी मसीहा से कम नहीं है। डकैत तो सिर्फ पेशा है डॉक्टर बेला का, ऐसा पेशा जो उन्होंने अपनाया है, मगर वो नेक इंसान, इनकी रूह पाकीज़ा है। इसकी आवाज़ में खास एहतराम था। आप आज सुबह मुझसे पूछ रही थी ना कि इस अस्पताल में लोकोमिया के इन सैकड़ों मरीजों का इलाज कैसे होता है। इसके लिए तो करोड़ों लगते हैं, जो हमारे पास कभी पूरे नहीं होते। उन्होंने बेला की आंखों में गहराई से देखते हुए कहा। इसकी हैरत जरा आंखों में सच्चाई की किरण बिखेरते हुए, वो करोड़ों देने वाले यही डाकू हैं। हर महीने जो 20 से ज़्यादा बच्चियों का मुफ्त इलाज किया जाता है, वो इन्हीं डाकुओं की वजह से होता है। वरना आप जानते हैं कि इस बीमारी का इलाज बड़े से बड़े अमीर लोग भी नहीं करवा सकते, लेकिन यहाँ गरीब बच्चों का इलाज होता है सिर्फ और सिर्फ इन लोगों की वजह से। डॉक्टर से देखते हुए बता रहे थे, जबकि बेला का मुंह हद से खुल गया था। क्या ये कैसे मुमकिन है? इसके लबों से बात मुश्किल लगा। आप नहीं समझ पर यकीन नहीं कर पा रही थी। आप मजाक कर रहे हैं सर? ये डाकू बहुत खतरनाक लोग हैं। जिस गाँव में मेरे भाई का ट्रांसफर हुआ है, वहाँ की हालत बिगाड़ रखी है इन लोगों ने। और आप ये इतना नेक काम? जी हाँ, यही सच है। सिंध का डाकू सरदार दिलदार अलगाज, जिसे लोग डाकू कहते हैं, जो बदनाम है, मगर इसे हम हीरो कहते हैं। अपनी सारी दौलत और रकम इन मासूम बच्चियों के ज़िंदगी पर लगा देता है। इसका हर डाका किसी न किसी मासूम जान को नई ज़िंदगी देता है। डॉक्टर तलत ने मज़ीद तफसील से बताया। ये जो अभी गया है, ये इनका सबसे करीबी, सबसे वफादार साथी बाला है। डॉक्टर तलत ने बेला की आंखों में देखा। खैर, इन बातों को छोड़िए, आप अपने ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। सब कुछ बहुत अच्छे से होना चाहिए। मुझे यकीन है ये कंपटीशन आप ही जीतेंगे, फिर आप इसी अस्पताल में काम करेंगे। ये जनाब के लिए ज़रूरी है। अस्पताल में तकरीबन सभी लोग ये जानते हैं, हर डॉक्टर, हर नर्स, हर मुलाजिम, मगर ये एक राज है जो कभी बाहर नहीं निकला, कभी पुलिस तक नहीं पहुंचा। ये खामोश मायदा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी किसी को नहीं बताएंगी। ये इन मासूम जानों का राज है, इनकी ज़िंदगी का राज है। बेला का सारा वजूद कांप रहा था। इसके चेहरे पर हैरत के गहरे साए छा गए थे। इसकी आंखें फैल गई थी। नहीं सर, कभी नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। ये मेरा वादा है। मुझे ये जानकर मुझे यकीन नहीं आ रहा, डाकू और इतना बड़ा काम। वो अपने ही अल्फाज पर हैरान थी। इसकी आंखों में एक नई चमक थी। बाकी फिक्र ना करे, अगर अल्लाह ना करे मैं अपने ऑपरेशन में कामयाब भी ना भी हो पाई, तो मैं आपका ये राज कभी नहीं खुलेगा। मैं इस अस्पताल से जाकर भी कभी नहीं बताऊंगी यहाँ डाकू ऐसा कोई काम करते हैं, क्योंकि ये इनकी नेकी है। और मैं नहीं चाहूँगी कि इस तरह इन लोगों को एक्सपोज करके इन गरीब बच्चों की ज़िंदगी पर दाव लगे।
जो इनकी वजह से बचती है, वह इन्हें देखते हुए कहती कमरे से निकल गई थी, जबकि डॉक्टर दौलत ने सुकून का सांस लिया था। तो गाइस ये थी आज की एपिसोड। मिलेंगे कल एक नई एपिसोड के साथ, तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। खुश रहें, आबाद रहें, दुआ में याद रखें। खुदा